हेलो फ्रेंड्स, तो आज से फाइनली हम जो अपने बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 2 मार्क्स के द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम सब्जेक्ट चूज करेंगे वो हमारा रहेगा एचएपी फर्स्ट। तो 21 से सारा आप लोगों के एग्जाम है और एचएपी फर्स्ट के क्वेश्चन आपको हम पहले प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में और आप लोगों ने अब तक ये वीडियोस नहीं देखी है, शायद मैंने अब तक जो है सीनियर क्लास के लिए बनाई है। तो क्या है ये वीडियोस और आपके कैसे काम आएंगे, क्या क्या चीज़ है उसको थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो देख के थोड़ा सा आपको घबराना नहीं है, थोड़ी सी बात समझ लो कैसे क्या होता है। तो देखो, आप लोगों ने अब तक क्वेश्चन पेपर वगैरह देखा होगा, तो उसमें जो सेक्शन ए आपको देखने को मिलता है उसके अंदर आपको 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन मिलते हैं, आप उन्हीं क्वेश्चन को समझ सकते हो कि हम उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व कराते हैं। तो वो जो 10 क्वेश्चन होते हैं, अगर मैं यहाँ सिंपल बोलूँ तो ये जो हमारी वीडियो है उसमें से लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली उन्हीं में से मिल जाएंगे। बाकी आपको बताया कि देखो, सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं है, वीडियोस नहीं बनेंगे, तो वैसे ये क्वेश्चंस हमारे कम होते हैं, लेकिन सिलेबस ना होने की वजह से मैंने क्या किया कि और क्वेश्चनों के अंदर से मोटे मोटे क्वेश्चन जो बन सकते थे पॉसिबल, सारे के सारे उठा लिए। और इससे क्या होगा कि जितनी भी हमारी यूनिट है, यानी कि यूनिट फर्स्ट से लेकर 5th तक की एचएपी की जितने भी यूनिट्स हमारे, उन सबका एक समरी फॉर्म में आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिटेल्स में। यानी कि देखा जाए सभी यूनिट का एक तरह से आपका रिविजन हो जाएगा। अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको सभी के बारे में कुछ ना कुछ पता हो जाएगा, एक तरह से ओवरव्यू मिल जाएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो हाउ टू पास इन फार्मेसी देखी होगी, यहाँ आपको शो कर दूंगा मैं, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको मान लो आपने 3 यूनिट पक्की कर ली और आपको 2 यूनिट के बारे में नहीं पढ़ना, आपको कुछ नहीं करना, तो उसका जस्ट आप ओवरव्यू ले लो कि क्या क्या चीज़ें कैसे है। तो अगर 2 मार्क्स में उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करके आ जाओगे। और कई बार क्या होता है, जैसे 2-2 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो 2-3 क्वेश्चन मिला के आपका एक लॉन्ग वाला क्वेश्चन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके 2 मार्क्स में बोला डिफाइन स्किन, फिर 2 नंबर में पहला क्वेश्चन आ गया कि राइट द फंक्शन ऑफ स्किन, फिर 2 नंबर में आ गया राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। तो अगर इन तीनों क्वेश्चनों को हम एक साथ मिलाते तो ये हमारा पूरा का पूरा 7 मार्क्स में या 5 मार्क्स क्वेश्चन बन जाता है कि स्किन लिखो, उसके फंक्शन लिखो, उसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये 2-2 नंबर के अंदर आपको सारे के सारे ही मिल जाते हैं इस तरह से क्वेश्चन। तो इसलिए बोला जाता है कि जो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर करा रखे हैं, वो आपके क्वेश्चन क्या होंगे, आपके 5 और 7 मार्क्स के क्वेश्चनों में भी पूरी पूरी हेल्प करेंगे, और आपके जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है उनमें भी आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने वाले हैं। तो अगर ओवरऑल मैं बोलूँ तो बोल सकते हैं कि जो हमारी ये एचएपी फर्स्ट है, यानी कि यूनिट 5th से लेके 5th तक है, इसका आपको कंप्लीट निचोड़ मिलने वाला है। यानी कि अगर आप ये वाली वीडियो देख लोगे तो आपको पास होने से तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सिंपल आपको सभी यूनिट के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। तो आप एग्जाम में कोई भी टर्म ऐसा नहीं होगा जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, तो आप कुछ ना कुछ तो एग्जाम में लिख कर आ ही जाओगे, खाली तो नहीं छोड़ के आओगे। और अगर आप सब क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे तो आपको पता है कि इतने क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन आपको 1-1 2 नंबर मिलेगा, तब भी आप बड़े आराम से पास हो जाओगे। तो इसीलिए ये जो हमारी वीडियो है एचएपी फर्स्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो, और आपके पूरे एचएपी पे हमारी काम आने वाली है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो है टोटल 59 क्वेश्चन लिए। घबराना नहीं है, शॉर्ट हम यूनिट वाइज को जल्दी कर लेंगे, और इसमें लगभग आपके 5 से 8 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे, और बाकी क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चनों में हेल्प करेंगे। अब देखो, ये होगी वीडियो लेंथी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यूनिट वाइज इनको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको मतलब नहीं लग रहा आप एक साथ देख सकते हो इतनी बड़ी वीडियो, तो यहाँ पर मैं सेक्शन चैप्टर डाल दूंगा, आप उनके अकॉर्डिंग जो है इस वीडियो को देख सकते हो। यूनिट फर्स्ट को पहले देख लो, देन यूनिट सेकंड का देख लो, या थर्ड फोर्थ को बाद में देख लो। इस तरह आप 2 पार्ट में भी इस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन एनाटॉमी, लेकिन उससे पहले आप क्या करो, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ जो कमेंट्स लिख के बताना है, इस एचएपी की फुल फॉर्म क्या। अब ये मत कहना कि भाई हमें तो बहुत ही सिंपल पूछ रहा था, ये नहीं होता। बहुत बार होता है भाई, बहुत लोगों को होता है जिनको यही नहीं पता होता, यानी कि इतने बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाते हैं कि यही नहीं पता होता। अब आपको आता है तो कमेंट्स में फटाफट लिख के बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या है एचएपी की। समझदार लोगों को तो दिख भी रही होगी इसकी फुल फॉर्म, तो कमेंट्स में फटाफट लिख के बताओ एचएपी की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है डिफाइन एनाटॉमी, कि एनाटॉमी हमारी क्या होती है। तो देखो, यहाँ पर आपको वैसे ये वाली पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो मैं जस्ट आपको समझाने वाला हूँ डिटेल्स में, अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो पहला हमारा क्या है कि इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच हम इस तरह बना के लिख सकते हैं, विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि सिंपल मैं बोलूँ कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, तो उस ह्यूमन बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन ले लो, मान लो मैंने ले लिया आपका हार्ट ले लिया, तो ये हार्ट हमारा है। अगर हम इस हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। यानी कि सिंपल बोले तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है उनके स्ट्रक्चर के बारे में जब बात की जाती है, तो उस वाली कंडीशन को कहते हैं स्टडी ऑफ एनाटॉमी, कि हम एनाटॉमी के बारे में बात करें। बाकी इसी चीज को मॉर्फोलॉजी भी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी मोस्टली हमारे प्लांट्स के बारे में हम जब स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, तब इस चीज को बोलते हैं। तो जो हमारी एनाटॉमी के अंदर बेसिकली
पढ़ थे कि हम इट मेनली फोकस्ड ऑन द साइज, शेप एंड लोकेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बॉडी के अंदर कोई चीज़ हमारी कितने साइज की है, शेप कैसा है, कहाँ प्रेजेंट है, उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारा हिस्टोलॉजी हो गया, तो इसके अंदर हम टिश्यू के बारे में बात करें, जो हमारी बॉडी में टिश्यू होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर डिफाइन फिजियोलॉजी। तो जिस तरह मान लो मैंने आपको बताया हार्ट है, तो इस हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की तो वो एनाटॉमी हो गया, लेकिन इस हार्ट के अगर हम फंक्शन के बारे में बात करें, यानी कि ये हार्ट हमारे ये काम कैसे करता है, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, फिजियोलॉजी कहलाती है। तो हम सिंपल बोलेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि ह्यूमन बॉडी के जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन है उनके फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फिजियोलॉजी स्टडी हो जाएगी। अब ये मेनली हमारे उसके केमिकल और फिजिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी में करता है उसके बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा न्यूरोफिजियोलॉजी हो गया, जैसे इसमें हम क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इम्यूनोलॉजी हमारी इम्यूनिटी के बारे में बात होती है। अब जैसे मैं बिल्कुल देहाती एग्जांपल आपको दूं तो मान लो ये हमारे पास एक शॉर्पनर है। अब इस शॉर्पनर को अगर हम देखें कि कैसा बना है तो हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा ये कुछ इस तरह डिजाइन का ये है। तो अगर हम इसके स्टडी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इस तरह है, बीच में यहाँ पर एक होल है जिसमें हम पेंसिल लाते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है, इसकी एनाटॉमी है। अब फंक्शन के बारे में बात करें तो ये काम कैसे करता है, तो सिंपली हमारा पेंसिल को छीलने के काम आता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी नोक धारदार बना सकते हैं। तो ये इसके फंक्शन हो गए कि ये हमारे इस काम आ रहा है। तो ये कंप्लीट स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोलते हैं, और ये हमारा पूरा सब्जेक्ट के बारे में। तो चलो कमेंट्स में लिख दो फिर भी डेफिनेशन। अब सेकंड हमारा यहाँ पर आता है, थर्ड क्वेश्चन आता है, सॉरी, राइट स्कोप ऑफ एचएपी की। एचएपी हमारा किस काम आता है। तो बेसिकली जब भी ये क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, अगर कभी आता है तो आपको ये नहीं, ये वाले लिख देना कि जो एचएपी है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में, यानी कि हम बॉडी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। और इसमें एग्जाम्पल हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो बॉडी के लगभग टोटल 12 सिस्टम होते हैं। अब वो 12 सिस्टम के बारे में देखते कितने बच्चों को पता है कि वो सारे 12 के नाम पता है। तो 3 यहाँ लिखे हैं, बाकी के जो बचे हुए हमारे 9 सिस्टम है उनके बारे में कमेंट्स में लिख के बता, देखते हैं कितने ऐसे तेज धर्रार आदमी है जो वही कमेंट्स में ये लिख के बता सकते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन होम्योस्टैटिस। तो होम्योस्टैटिस को अगर हम वर्ड को डिफाइन करें तो 2 पार्ट्स में हमारा ये डिवाइड हो जाता है। इधर आता है होम्यो, इधर आता है स्टैटिस। तो होम्यो का मतलब सिंपल होता है कांस्टेंट, और स्टैटिस का मतलब होता है स्टेट, यानी कि यहाँ पर कोई एक स्टेट यानी कि एक अवस्था की बात हो रही है। जैसे मान लो ये शॉर्पनर है, ये हमारा एक सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पर आपको ये पानी दिख रहा होगा तो वाटर हमारा एक लिक्विड स्टेट में, तो ये स्टेट की बात हो रही है, यानी कि कोई चीज़ कहाँ पे एक तरह से रुकी वो कांस्टेंट हो रखी है। तो होम्योस्टैटिस का मतलब क्या है कि इट इज डिफाइन द कंडीशन इन विच द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ आवर बॉडी इज कांस्टेंट विद द रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि सिंपल में बोलो, जो हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट अंदर का, वो हमारे बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है उससे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नहीं समझे, चलो इसको ऐसे समझो, आप लोग अभी हो और आप लोग अभी क्या है, स्टेबल फील कर रहे होगे, आप वीडियो देख रहे हो आराम से, आपको तो यार थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, लेकिन वहीं पर तो उस कंडीशन में क्या है कि जो बाहर का एनवायरनमेंट है, यानी कि जो आस पड़ोस का एरिया है वो, और जो आपकी बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है वो एकदम क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि लेवल बना हुआ है। लेकिन अब यही एग्जांपल मान लो कि सर्दी का टाइम है, जब एकदम एसी में, कमरे में एसी वगैरह चल गया और बहुत ठंडा मौसम हो गया, तो जब मौसम बाहर का बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो हमारी बॉडी के साथ क्या है, उसका जो कांस्टेंट है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है, और इस चक्कर में हमारी बॉडी में क्या है, ठंड लगने लगती है। तो अगर उस टाइम पर हम बॉडी के ऊपर अपने कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, इससे हमारी नॉर्मल हो जाती है, तो इसी को हम दोबारा से मेंटेन करते हैं। अगर हम ऐसा ना करें तो हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, बीमार हो जाएगी, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, फीवर आ जाना या ये चीज़ें हो जाना। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि होम्योस्टैटिस एक्चुअल में क्या चीज़ है, कि ये एक ऐसी स्टेबल कंडीशन है जो हम सबकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये हमारी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है, कांस्टेंट बनाने में हेल्प करता है, कि भाई हमारी बॉडी बाहर की जो दुनिया है इसमें अपने आप को फिट कर सके, अपने आप को रख सके। तो यही हमारी कहलाता है, होम्योस्टैटिस कहलाता है, यानी कि ये हमारी एक कांस्टेंट कंडीशन है, इसमें हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या है, बैलेंस में रहता है। और अगर ये बैलेंस हमारा बिगड़ता है तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ठंड जब पड़ती है तो भाई हमारी बॉडी अगर हम मतलब ढक लें तो ठीक है, वरना हम लोग क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और हमारी होम्योस्टैटिस बिगड़ जाती है। तो ये हमारी होम्योस्टैटिस होती है। एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर या बॉडी का पीएच हो गया, जो बॉडी मेंटेन करके रखती है बाहर के एनवायरनमेंट से। फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें जैसे आप लोगों ने अभी होम्योस्टैटिस के बारे में पढ़ा, अब अगर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारा होम्योस्टैटिस बिगड़ जाए, अगर ये सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है कि भाई इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा बराबर नहीं है, तो उस टाइम पर क्या होगा, हमारी जो बॉडी है खुद की वो क्या करती है, वो उसको स्टेबल बनाती है। यानी कि स्टेबल बनाने के लिए वो हमारी बॉडी में फीडबैक सिस्टम को जनरेट करती है, और ये फीडबैक सिस्टम हमारी बॉडी को फिर से होम्योस्टैटिस में लेके आ जाते हैं। यानी कि इट इज अ कंडीशन इफ देयर आर एनी चेंज टेक प्लेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट। अगर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो जाता है, देन जो हमारा फीडबैक सिस्टम है वो उस वाली हमारी बॉडी को फिर से कॉन्स्टेंट कंडीशन में वापस ले आता है। यही हमारे फीडबैक सिस्टम कहलाते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में भी कई बार आता था, इसको आप देख लेना सर्च करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फीडबैक सिस्टम। 6 आता है डिफाइन सेल के बारे में बताओ।
तो जैसे आप लोग के सभी आप लोगों ने घर देखे होंगे, तो जितने भी घर हैं वो जैसे हमारे छोटी छोटी ईंट से बन के बने होते हैं, उसी तरह जितनी भी हमारी बॉडी है, जो भी हमारी बॉडी, वो हमारे छोटे से एक स्ट्रक्चर सेल से बन के बने होते हैं। तो सिंपल बोलें कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट इन द लिविंग थिंग, यानी कि जो हमारी बॉडी वगैरह उसकी सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, सेल होती है। अब ये हमारी क्या होती है, स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी डिफाइन करती है। फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये हमारी किसी भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनल, बायोलॉजिकल यूनिट होता है। अब जो ह्यूमन बॉडी है वो हमारा कंपोस्ट होता है ट्रिलियंस ऑफ सेल, यानी कि हमारी जो बॉडी उसके अंदर ट्रिलियंस के अंदर हमारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आप गिन भी नहीं सकते। तो दे आर वेरी स्मॉल, और ये बहुत छोटे होते हैं, यही लिखा है स्मॉलेस्ट लिविंग बींग्स होते हैं। अब जो सेल के पार्ट होते हैं उसमें हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारे इसके कुछ पार्ट्स हैं। अब ये मैंने यहाँ इसलिए लिखे क्योंकि कई बार क्या है, इनके ऊपर भी अलग से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि एक सेल वाला हमारा क्वेश्चन है, इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, वो आप सर्च करके देख सकते हो। तो सेल बाई केयरवेल फार्मा डाल देना। तो जो सेल है ना, ये वाला क्वेश्चन हमारे 10 मार्क्स में जरूर ही आता है, जिसमें लिखा होता है डिफाइन सेल एंड इट्स पार्ट्स, और बिन इनके डायग्राम, इनके डायग्राम, एक बड़ा डायग्राम भी आपको बनाना होता है। तो इस वाले क्वेश्चन को आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लेना। अब 7th हमारा क्वेश्चन आता है राइट फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी हमारा सेल के अंदर का एक पार्ट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आपको बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक्चुअल में हम जो है पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कि सेल को हमारा पावर हाउस बोलते हैं। अब पावर हाउस का मतलब क्या होता है, वो उस सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो यही हमारा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी यहाँ पर देखा जाए कि दे आर ऑर्गेनल दैट एक्ट लाइक अ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक तरह से डाइजेशन काम करते हैं। जो हमारी बॉडी में क्या है, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट की फॉर्म में बॉडी में चला जाता है। उस न्यूट्रिएंट को तोड़कर हमारी बॉडी में एटीपी को जनरेट करता है सेल के अंदर का माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस बोलते हैं कि ये पावर हाउस क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में एटीपी को जनरेट कर रहा है। एटीपी जैसे हमारे पास, हम बोलते हैं कितना अमीर है, तो अमीर हम रुपए के फॉर्म में बोलते हैं। तो रुपए हमारा क्या होता है, कैश में होता है, INR में होता है, जो हमारे पास रुपए सिक्के हैं या नोट वगैरह हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी में जो अमीर होते हैं, हम एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, उस एनर्जी की जो करेंसी है वो हमारी एटीपी होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया वही हमारा इस एटीपी को बनाता है, यानी कि हमारी बॉडी में मेन काम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है। बाकी ये हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी में सेल डेथ और रिन्यूअल में भी हमारी हेल्प करता है। तो ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का काम है मेन, ये हमारा। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये हमारी बॉडी में एटीपी बनाता है, पावर जनरेट करता है। 8th क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो देखा जाए दोनों के दोनों ही हमारे सेल डिवीजन के क्या है, टाइप्स हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी में सेल है, तो भाई सेल बन गया, अब वो ट्रिलियंस में, तो भाई सेल क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता रहता है। तो एक सेल है ये हमारा 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये भी हमारे इस तरह। तो ये क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, सेल एक दूसरे को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि नए सेल हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। तो उसी के जो हमारे कुछ टाइप्स होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि द प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड रिजल्टिंग इन जनरल 2 आइडेंटिकल सेल ईच कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि यहाँ पर क्या मान सिंगल सेल है जी, हमारा जब 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो क्रोमोसोम्स आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हमारा दोनों के दोनों सेल में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। अब आपको कमेंट में बताना है कि हमारे में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और टोटल हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, एक सेल के, सॉरी बॉडी में नहीं, एक सेल के अंदर हमारे कितने क्रोमोसोम होते हैं, ये आपको कमेंट्स में बताना है। अब यहाँ पर क्या है, एक सेल 2 में जब कन्वर्ट होगा, तो जो हमारे क्रोमोसोम था वो हमारे दोनों नए सेल में सेम नंबर में जाएगा। लेकिन जो मियोसिस है, इसमें क्या होता है कि जब हमारा ये डिवाइड होता है, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो आधे इसमें चले जाएंगे, आधे इसमें चले जाएंगे। तो ये हमारा डिफरेंस होता है माइटोसिस एंड मियोसिस में होता है। सिंपल रहा है, मियोसिस की डेफिनेशन देख लो क्या है, सेल डिवीजन दैट डिवाइड्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल इन हाफ टू प्रोड्यूस स्पर्म एंड एग, यानी कि हाफ ये हमारे डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आता है, ये वाला 9th वाला आता है डिफरेंस बिटवीन फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये हमारी चीज़ क्या होती है, तो देखो साइटोसिस वर्ड का मतलब समझ रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में मेन क्या हो रहा है कि हमारा जो सेल है वो पार्टिकल्स की इंजेक्शन कर रहा है। इंजेक्शन मतलब क्या है, एक तरह से खा रहा है, यानी कि हमारी बॉडी में मान लो कोई भी एक पार्टिकल आ गया, मान लो यहाँ पे अलग आ गया, तो ये सेल क्या करेंगे, उस वाले पार्टिकल को खा जाएंगे और खत्म कर देंगे एक तरह से। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, बोल सकते हैं कि फेगोसाइटोसिस इज द इंजेक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इनटू द सेल बाय फेगोसाइट। तो फेगोसाइट्स हमारे वो कंपाउंड होंगे, वो सब्सटेंस होंगे जो एक्चुअल में सॉलिड वाले पार्टिकल को खा रहे हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। अब ये हमारा मोस्टली इम्यून सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आ गया हमारे सेल्स के अंदर, तो ये इनगल्फमेंट कर देगा, जो हमारा फेगोसाइट्स है वो इन बैक्टीरिया को ऐसे खा जाएगा और हमारी बॉडी को सेव करेगा। तो ये हमारा हो गया फेगोसाइटोसिस। अब बात करें पिनोसाइटोसिस की, तो ये भी हमारा सेम फेगोसाइटोसिस की तरह होता है, बस फर्क इसमें क्या होता है
कि ये हमारा लिक्विड पार्टिकल्स को खाएगा, यानी कि यहाँ पर हम सॉलिड के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पर कोई अगर लिक्विड में कोई हमारा ऐसा बैक्टीरिया वायरस है या कोई भी नुकसानदायक चीज़ है तो उसको ये हमारा खत्म कर देगा खा के, तो ये हमारा पिनोसाइटोसिस कहलाता है। अब ये हमारा पूरी बॉडी में लगभग प्रेजेंट होता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है कि ये एंजाइम्स वगैरह को या हार्मोन्स वगैरह को खाता है बॉडी के बाहर से, बॉडी के बाहर से नहीं, सेल के बाहर से, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाला फ्लूइड्स हो गया। तो ये फैगोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस लगभग सेम है, बस फर्क क्या है, सॉलिड और लिक्विड का फर्क याद कर लेना, और एग्जाम्पल यहाँ बैक्टीरिया है, जहाँ हमारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स है, इतना फर्क याद कर लेना। 10th हमारा आता है डिफाइन फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे सिंपल देखो, हमारी बॉडी में मान लो ये है, तो जो स्किन हमारे सबसे ऊपर, जो हमारे सेल के सबसे ऊपर का पार्ट, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो जब कोई भी हमारी ड्रग या दवा होगी वो हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारे सेल के अंदर जाएगी, सिंपल सी बात है। तो जो नॉर्मल हमारी दवा होती है वो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नॉर्मली क्रॉस कर जाती हैं, तो उसको हम डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, और उसमें क्या होता है कि ऊपर जो हमारा पार्टिकल है वो हमारे ज़्यादा होते हैं, नीचे कम होते हैं, तो इसको हम हाई कंसंट्रेशन लो बोलते हैं, और इस ट्रांसपोर्ट को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मदद से बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की मदद से हमारी मूवमेंट हो रही है। तो ये हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट था, डिफ्यूजन भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट है, इसमें फर्क क्या होता है कि इसमें भी सेम हमारी क्या होगी, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मूव करेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, यहाँ पे एक हेल्प होगी हमारी कैरियर बॉडीज की, यानी कि मान लो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर एक कैरियर बॉडीज होगी, वो क्या करेगी, इस वाले पार्टिकल को लेगी, यहाँ घुमाएगी और इधर सेल के अंदर छोड़ देगी। लेकिन ये मूवमेंट हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही करेगी, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। तो ये हमारा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 या 7 में आ जाता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, तो ये आप डिटेल में पढ़ लेना, कई बार आ जाता है ये, ठीक है। तो ये हमारा फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट का पूरी डेफिनेशन है। अब इसका एग्जांपल जैसे एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू आरबीसी, यानी कि जो ग्लूकोज है वो हमारा रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाता है इसी वाले मैकेनिज्म की मदद से, ठीक है। बाकी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 B2 ये भी हमारी इसकी मदद से होता है। 11 क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल, या इसको हम जो सॉल्वेंट बोलते हैं। आपको पता है कोई भी हमारा सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का एक हमारा होता है सॉल्यूट और एक हमारा होता है सॉल्वेंट। तो ये मोस्टली हमारा सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से क्या हो, जो हमारा सॉल्वेंट है उसको यहाँ पर हम मुंह में कराते हैं। तो ऑस्मोसिस हमारी क्या है कि इट इज द मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स मॉलिक्यूल या फिर सॉल्वेंट फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको इस तरह से हम जो है कई बार बना के करते हैं। मान लो ये हमारा पूरा होना है, ये हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे हमारे सॉल्यूट कम है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो हमारा ज़्यादा है, और यहाँ पर हमारे सॉल्वेंट हमारा क्या है, कम है यहाँ पर। तो जो सॉल्वेंट हमारा इधर है वो हमारा इधर से क्या होगा, इधर मूव करेगा। तो यही हमारा कंसेप्ट पूरा कहलाता है, ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब इसका एग्जांपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो जो पानी को अपनी मतलब रूट्स में खींचते हैं, तो उसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का ही काम आता है। अब आपको पता है जो ग्राउंड लेवल है उसमें पानी ज़्यादा होता है और प्लांट की रूट में कम है, तो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पर पानी यानी कि लिक्विड मटेरियल हमारा मूव कर रहा है, तो यही हमारा ऑस्मोसिस ट्रांसपोर्ट हो जाता है। 12 हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड पैराक्राइन सिग्नल। तो ये वाले टॉपिक के लिए अगर आपने सेल जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसका अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो वहां पर बहुत तरह की आपको सिग्नलिंग मिलेंगी। तो इसमें से मोस्टली हमारा लॉन्ग में तो कभी क्वेश्चन नहीं आता, एक आध बार 2 नंबर में आ जाते हैं। मैंने आपको यहाँ लिख रखा है जिससे आपको ये भी पूरी चीज समझ आता है। मैंने बोला ना आपको कंप्लीट निचोड़ मिलेगा पूरे एचईपी के, यानी कि आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो एक्सोक्राइन एंड पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है कि एक्सोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे सेल्स है एक्चुअल में वो सेल्स क्या करेंगे, अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को ब्लड के अंदर रिलीज कर रहे हैं। मान लो ये हमारा कोई सेल है और ये हमारी ब्लड वेसल है, तो यहाँ से जो हमारा सिग्नल जाएगा वो हमारे ब्लड के अंदर यहाँ पे पहुंच जाता है। तो एक तरह से ये अब टोटल हमारी सिग्नलिंग की बात हो रही है कि मैसेज हमारे इधर से इधर ट्रांसफर कैसे होता है, यानी कि सेल आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैसे बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये भी भाई लिविंग थिंग्स है, इन्हें भी आपस में सारा कॉन्टैक्ट करना है। तो बस ऐसे समझ लो अभी, ठीक है। तो एक्सोक्राइन में क्या है कि जो हमारा सेल है वो हमारा ब्लड के अंदर अपने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है। अब जो पैराक्राइन है इसमें क्या होता है कि पैराक्राइन में क्या होता है, सिग्नल जो बाइंड होंगे हमारे रिसेप्टर के साथ में होंगे, अपने नियर भी सेल्स के साथ में। अब मान लो यहाँ पर ये सेल है, ये सेल है, तो यहाँ पर जो रिसेप्टर है उनके साथ ही हमारा बाइंड हो जाएगा और इस तरह से हमारी एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन हमारी पहुंचती है। एग्जांपल के लिए द केमिकल ट्रांसमिटेड फ्रॉम नर्व टू मसल दैट कॉज द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मान लो हमारी ये बॉडी है, मसल्स है, इसको मूव होना है, तो मूव होने के लिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो हमारा नर्व है, न्यूरॉन्स, आपको बताओगे, देखो इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, ये दिमाग घूम जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में आओ। लेकिन जो न्यूरॉन्स नर्व होते हैं वो हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मतलब मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो यहाँ पर जो नर्व है वो हमारी इस मसल, मान लो मुझे उंगली घुमानी है, तो मेरे न्यूरॉन्स आएंगे माइंड से सीएनएस से, वो जहाँ जाएंगे इस उंगली के पास, और इस उंगली के पास आके इसके जो मसल्स है वहाँ पे एकदम बोलेंगे इसको मूव करो, तो मैंने ये क्या किया, मूव की। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो रहा है, पैराक्राइन सिग्नलिंग यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, जो हमारी नर्व है वो हमारे मसल्स के पास
आके अपने केमिकल को ट्रांसमिट कर रही है कि भाई इसको मूव करा, और इससे हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और ये चीज़ हमारे यहाँ देखने को मिल रही है। 13 हमारा आता है डिफाइन ऑटोक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या हो रहा है कि व्हेन अ सेल सिग्नल टू द सेल इटसेल्फ यूजिंग केमिकल मैसेज, यानी कि जो हमारा सेल है वो हमारे दूसरे सेल को सिग्नल भेज रहा है केमिकल मैसेंजर के द्वारा, तो इसी को हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, यहाँ से यहाँ केमिकल मैसेंजर के द्वारा इन्फॉर्मेशन हमारी शेयर हो रही है। अब यहाँ जक्स्टाक्राइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो हमारे सेल होते हैं वो फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो इनके रिसेप्टर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं मेम्ब्रेन के ऊपर। जो हमारी ये कोई भी हमारा सेल है, आपको बता दो, ये सबसे ऊपर की हमारी मेम्ब्रेन होती है, इसी मेम्ब्रेन पर हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वहीं से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ट्रांसमिट होती है। तो देखा जाए तो ये चारों के चारों जो हमारे थे, एक्सोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, जक्स्टाक्राइन, ये चार हमारे सिग्नलिंग थी। और कैसे कर रहे थे ये आपको यहाँ पर पता लग रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जक्स्टाक्राइन में हमारे फिजिकली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और इस वजह से ये हमारे यहाँ मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वहां से बाइंड करके हमारे सिग्नल को मूव करते हैं। अब यहाँ 14 क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन वर्सेस एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? तो आप सिंपल में एक बात बता दो, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। किसको करते हैं? हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। और जो एक्सोक्राइन होते हैं ये हमारे एक तरह से एंजाइम को रिलीज करते हैं। तो ये दो फर्क आप समझ गए। दूसरा यहाँ फर्क समझो कि एंडोक्राइन हमारे क्या होते हैं, डायरेक्टली ब्लड के अंदर हमारी में जो भी हार्मोन्स है वो ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं। और जो आपको बताया ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो इस ब्लड के थ्रू जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन वाला ग्लैंड है इसमें क्या होता है, इसमें डक्ट यानी कि इस तरह से नलियां बनी होती हैं। अब नलियां की वजह से क्या होता है, मान लो यहाँ पर सिंपल में बताऊं कि मान लो ये हमारा एक्सोक्राइन है, तो अगर इस एक्सोक्राइन को इस जगह पर ट्रांसफर करना है तो यहाँ तक लिए उसके पास क्या इस तरह से हमारी डक्ट यानी कि एक नालिया रोड बने होंगे, तो ये हमारी इस तरह मूव करेगी। लेकिन मान लो यहीं पे एंडोक्राइन वाला और इस जगह पहुंचना, तो एंडोक्राइन क्या करेगा, यहाँ से अपने हार्मोन को इस ब्लड के अंदर पहुंचा देगा, और ब्लड हमारा पूरी बॉडी में पहुंचता है, तो ब्लड के थ्रू वो हमारा इस बारी टारगेट जगह पे पहुंचता है। तो ये फर्क होता है हमारा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में, कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द टाइप ऑफ ग्लैंड दैट सीक्रेट सब्सटेंस हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये हमारी बॉडी में हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करते हैं। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड इज अ टाइप ऑफ ग्लैंड विच रिलीज इट्स सीक्रेशन एक्सटर्नल टू द सरफेस ऑफ ऑर्गन। ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके सरफेस यानी कि डायरेक्टली टारगेट साइड पे जाके अपने क्या करते हैं, जो भी इनका एंजाइम है उसको रिलीज करते हैं। और इसमें एक और चीज है, विद द हेल्प ऑफ कनेल या फिर डक्ट, यानी कि जो मैंने आपको बताया डक्ट इस तरह की नलियां होते हैं, उनकी हेल्प से हमारे ट्रांसफर करते हैं। बाकी एंडोक्राइन में क्या है, मेनली कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटी ऑफ टारगेट ऑर्गन। जो हमारा टारगेट ऑर्गन है उसके काफी लंबे टाइम तक के लिए ये कंट्रोलेशन करते हैं, ये डक्टलेस होते हैं। अब ये सीक्रेशन करते हैं हमारे क्या करते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए, और ये इसमें डक्ट प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारा थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड आपको पता है जो हमारा गले पे देखोगे वह थायराइड होता है, वो थायराइड हार्मोन को रिलीज करता है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है, जैसे हमारी बॉडी को ग्रो कराना। अब जो एक्सोक्राइन है इसमें हमारा स्वेट ग्लैंड हो गया। स्वेट ग्लैंड में डक्ट लगी होती है, यहाँ पर आपके जो स्किन है इसके अंदर आपको मिल जाएगा, और ये हमारे स्किन के ऊपर क्या होता है, पसीना, जो आपका स्वेट होता है, पसीना जो आता है आपको बहुत ज्यादा करते हो, मतलब दौड़ भाग ना करना, तो यहाँ बॉडी पे रिलीज कर देता है। तो फर्क देख लो, ये हार्मोन है बॉडी के अंदर जा रहा है, आपको देखने को नहीं मिला, ब्लड के अंदर से मूव हो रहा है। ये पसीना आपने क्या बोला, ऑर्गन के सरफेस पे रिलीज होता है, तो पसीना हमारा बॉडी के सरफेस पे आपको ऊपर देखने को मिल जाता है। तो इस तरह ये हमारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का फर्क आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब 15 क्वेश्चन आता है डिफाइन ऑटोफैगी। तो ये क्या है कि इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन बॉडी दैट डील विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी। यानी कि सिंपली हमारे बॉडी का नॉर्मल मतलब एक फिजियोलॉजी फंक्शन है जहां हमारे बॉडी के सेल जो है वो खत्म होते रहते हैं। अब एग्जांपल आप सिंपल देख लो भाई, आपकी बॉडी में नए नए सेल बने, इसका मतलब ये थोड़ी कि पुराने सेल मरते नहीं है। सेल्स को आप रियल दुनिया से कंपेयर कर सकते हो कि नए नए बच्चे अगर जन्म ले रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, तो जो ओल्ड हैं, बूढ़े हो गए लोग या कोई भी है वो डेथ भी कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें चल रही। वही हमारा ऑटोफैगी हमारे सेल्स के बारे में कि हमारी बॉडी में नए नए सेल बन रहे हैं, सेल हमारे डिवीजन हो रहे हैं, तो जो पुराने सेल है वो हमारे मरते भी जा रहे हैं। तो यही हमारा ऑटोफैगी कहलाता है। ऑटो मतलब सेल, फैगी मतलब ईटिंग, खुद को एक तरह से खाना पीना। तो इट मेंटेन होम्योस्टेसिस और नॉर्मल फंक्शनिंग बाय प्रोटीन डिग्रेडेशन। तो ये हमारी बॉडी में एक तरह से होम्योस्टेसिस को बैलेंस करके रखता है। ये चीज मैंने आपको बता दी। तो ऑटोफैगी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ आता है 16 डिफाइन ऑटोलाइसिस। तो ऑटोलाइसिस क्या है कि इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल और टिश्यू बाय देयर ओन एंजाइम। यानी कि हमारी बॉडी के खुद के कुछ एंजाइम्स होते हैं, वही क्या करते हैं, हमारी बॉडी के खुद के सेल्स को मारने लगते हैं। जैसे हमारा लाइसोसोम्स है, तो ये हमारी बॉडी के खुद के सेल्स को डिस्ट्रक्ट करेगा, मारने लगेगा। इट इज द अनकंट्रोल्ड एंड अनइंटेंशनल प्रोसेस मेनली ऑकर इन हेल्दी सेल्स। अब ये क्या हो जाता है, ये हमारे अनकंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है, और अनइंटेंशन हम ये चाहते नहीं है, लेकिन ये भी फ्री भी हो जाता है। जैसे ये ऑटोफैगी ये हमारा चल रहा है, हो रहा है, लेकिन ये ऑटोलाइसिस ऑटोमेटिक हमारा कई कई जगह हो जाता है और ये नुकसानदायक हो सकता है। तो ये हमारा ऑटोलाइसिस हो गया। 17 राइट टू फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में आपको दो फंक्शन लिखने हैं।
तो राइबोसोम्स का हमारा मेनली जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो हमारे सेल्स होता है वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में जो हेल्प करता है, तो ये प्रोटीन हमारी बॉडी में बनता है। आपको पता है प्रोटीन के बाद ही हमारे भाई अमीनो एसिड ये प्रोटीन बनते हैं, उसके बाद ही हमारी बॉडी में बाकी सारे काम होते हैं और एनर्जी वगैरह बनती है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे राइबोसोम्स हेल्प करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरह भी काम करते हैं। कैसे क्या है, अब इस प्रोटीन सिंथेसिस को थोड़ा आगे लिख दिया यहाँ डिटेल्स में कि जो डीएनए होते हैं वो हमारे आरएनए बनाते हैं, ये सब तो आपको इतना डिटेल नहीं जानना, आप केवल स्टार्टिंग के ये 2 फंक्शन लिख दोगे आपके लिए इनफ हो जाएगा। 18 क्वेश्चन आता है, व्हाई लाइसोसोम्स आर नोन एज अ सुसाइडल बॉम्ब। अब अगर आपने ये क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा तो ऑटोलाइसिस में क्या है, लाइसोसोम्स आपने यहाँ पढ़ा, तो लाइसोसोम्स क्या कर रहे थे कि ये हमारी बॉडी के खुद के सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर रहे थे। अब भाई यहाँ पर है कि लाइसोसोम्स हमारी बॉडी में सुसाइडल बैक क्यों है, इसलिए है क्योंकि लाइसोसोम क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के सेल्स को मार रहे हैं। और जब सेल्स को मारेंगे भाई, खुद के सेल्स को मार रहे हैं, तो सुसाइड करना हो गया एक तरह से, इसीलिए इनको सुसाइडल बैक्स बोलते हैं। तो ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ द सेल स्ट्रक्चर, जब सेल स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक डाउन होता है, ऐसे टूटता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमारे जो खुद के सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये मतलब वर्स्ट हो जाते हैं और एंजाइम रिलीज करते हैं। वो एंजाइम अपने खुद के सेल्स को खा जाता है और सेल्स को मार देता है। तो इसीलिए इन लाइसोसोम्स को हम सेल मतलब सुसाइडल बैक कहते हैं। यहाँ के लाइसोसोम में बस्ट, लाइसोसोम फटेगा एंड द एंजाइम, जो इसके अंदर एंजाइम रिलीज होगा लाइसोसोम वाला, वो ईट अप कर देगा डायरेक्ट खुद के आउन सेल को और सेल हमारा मर जाएगा। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैक बोलते हैं। 19 हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड है वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई भी हमने रोटी खाना खाया, तो वो खाना रोटी क्या करेगा, हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करेगा। तो कैसे करता है कि जैसे आपने टुकड़े टुकड़े आपने खाना अपने चबा चबा के खाया, छोटा, इसीलिए बोलते हैं जितना ज़्यादा चबा कर खाना खाओगे उतना ज़्यादा बेस्ट पचेगा, डाइजेस्ट होगा। तो जब खाना ऐसे टूट जाता है उसके बाद जो छोटे छोटे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स भी हमारे क्या छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं। और जब ये टूटते हैं तो टूटने के बाद हमारी बॉडी में क्या है, एटीपी वगैरह रिलीज होती है। आप जब नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे देन आपको ये सारी कहानी समझ आएगी। तो यहाँ पर कैटाबॉलिज्म क्या है कि दिस प्रोसेस इंक्लूड द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इन स्मॉलर वन और एक्सीडेंट विद द रिलीज एनर्जी। अब भाई मैंने बताया कि जो हमारे बड़े पाली को छोटे छोटे टूटते हैं और हमारी एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसको याद करने के लिए सिंपल जोड़ो कि कैटा, कैटा मतलब होता है काटना, यानी कि काट रहे हैं। यहाँ पर हम जो बड़े मॉलिक्यूल उनको छोटा कर रहे हैं काट काट के। तो भैया कि दिस प्रोसेस इंक्लूड द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वन एंड एक्सीडेंट प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी, यानी कि इसमें लार्ज बॉडी का हमारे छोटे में कन्वर्ट होते हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है। मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था, इससे आपको ये याद रहेगी। अब एनाबॉलिज्म ए फॉर होता है ऐड करना है। पहले तो आप उल्टा समझ सकते हो कि कैटा से काटा मतलब तोड़ना और इसका एनाबॉलिज्म उल्टा कर दो यानी कि जोड़ना। तो दिस प्रोसेस इंक्लूड द सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ स्मॉलर वन। इसमें क्या हो रहा है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हमारे जुड़ जुड़ के बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि इसमें सिंथेसाइज मतलब होता है बनना। तो सिंथेसिस हो रही है हमारी लार्ज मॉलिक्यूल्स की छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर से। अब इसके अंदर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब बड़े से छोटा हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई। अब यहाँ पर भी छोटे से बड़ा करेंगे तो एनर्जी की हमको क्या आएगी, जरूरत भी पड़ेगी। अब 20 क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। तो न्यूरॉन्स एक्चुअल में क्या होते हैं कि जैसे हमारा नर्वस सिस्टम होता है तो उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वही एक्चुअल में हमारे पूरे के पूरे मेन चीज़ है जो केमिकल ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारी बॉडी में, इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। अब लोग सोच रहे होंगे इन्फॉर्मेशन का क्या खेल है। तो सिंपल मान लो कि आपने क्या किया, कभी आपने गर्म पतीला पकड़ा, चाय वगैरह का कभी गर्म होता है, कुछ उठाने जाते हैं तो आपने वो गर्म पकड़ा। अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे आपने वो गर्म चीज़ टच की ना, वहाँ से तुरंत आपके ये इस वाली जगह से क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन होते हैं वो सेंस करेंगे न्यूरॉन्स, और वो न्यूरॉन्स आपके माइंड तक, सीएनएस तक पहुंचेंगे, आपके दिमाग तक, कि भाई आपने कोई गर्म चीज पहुंच गया, वो तुरंत आपके दिमाग में लौट के आएगा इस हाथ के पास इन्फॉर्मेशन कि इस हाथ को तुरंत उठा लो। अब कह रहे होगे सर इतनी देर में, बहुत देर, ये बहुत ही लिटरली बहुत कम टाइम में चलता है, यानी कि ये 1 सेकंड के अंदर हमारे 7-8 हज़ार बार करीब हो जाता है। तो ये बहुत फास्ट होता है, यानी कि आपने टच किया तुरंत आपका एकदम सिग्नल जनरेट होगा, तुरंत आपका लौट के आ गया, इसको छोड़ो, आपने तुरंत छोड़ दिया, 1 सेकंड भी आप लगने नहीं देते। तो ये हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो एक सी इन्फॉर्मेशन को हमारे सीएनएस तक लेके जाते हैं और सीएनएस से वापस लेके आते हैं, और आप इस तरह से अपनी चीज़ों को मूवमेंट करते हो। तो वही है कि न्यूरॉन्स आर द सेल्स इन द नर्वस सिस्टम, जो हमारी पूरी नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच रिसीव एंड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स एक तरह से हम इन्फॉर्मेशन को बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं और भेज रहे हैं, यानी कि पहले रिसीव की कि भाई पतीला गर्म है, और उसके बाद उसको छोड़ दिया कि भाई इस हाथ को हटाओ। बाकी हमारी बॉडी में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा प्रेजेंट है और बहुत ही फास्ट काम करते हैं। अब न्यूरोग्लिया के बारे में बात करें तो ये एक्चुअल में हमारे सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी कि जो न्यूरॉन्स वगैरह इनको एक तरह से मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही हैं। तो वही है कि इट प्रोवाइड्स सम मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूरॉन्स। बाकी ये हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये न्यूरॉन से भी कुछ हमारे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं लगभग। उसके बाद हमारा यहाँ पर आता है 21st क्वेश्चन,
डिफाइन टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है, जैसे आप लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ लिया, तो जब हमारे बहुत सारे सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो टिश्यू को जनरेट करते हैं। यानी कि सिंपल बोले जाए, जैसे हमारे ये स्किन है, हाथ है, तो जब बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हमारे मिल जाएंगे तो वो मिल मिलकर इस तरह की स्किन को डबलेट कर देंगे, वो हमारी टिश्यू हो जाएगी। तो बोल सकते हैं कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ सेल्स कम टुगेदर एंड परफॉर्म सम फंक्शन इज नोन एज अ टिश्यू। यानी कि ये एक तरह से हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं। कि हमारे बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, टिश्यू बन जाता है, और वो सारे मिलकर क्या करेंगे, सेम फंक्शन करेंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, टिश्यू बन जाता है। अब ये हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, तो वो यहाँ से लो। पहला हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड हमारा कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड हमारा मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ हमारा नर्वस टिश्यू। तो ये 4 टाइप्स के हमारे टिश्यू होते हैं। फिर यहाँ 21 क्वेश्चन है, डिफाइन मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, तो इट इज कंपोज्ड ऑफ अ सेल दैट आर स्पेशलाइज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। यानी कि जो हमारी मसल्स है, यानी कि मसल्स जो मास हम बोलते हैं एक तरह से हमारी बॉडी का, जैसे कई बार बोलते हैं बहुत ज्यादा छिल जाती है खाल, तो अंदर की आपको लेयर दिखने लगती है, मास बोलते हैं, इसको मसल्स बोलते हैं। तो वही मसल्स को हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं कि इट कंपोज्ड ऑफ अ सेल, ये हमारे सेल से मिलकर बनी होती है, और ये मसल्स हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के मूवमेंट वगैरह में ये हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यही हमारे होते हैं मस्कुलर टिश्यू। अब ये भी हमारे कुछ 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स टिश्यू। स्केलेटन जो हमारी हड्डियों के जस्ट ऊपर होता है, कार्डियक जो हमारे हार्ट वाली मसल्स होती हैं, और स्मूथ मसल सेल जो हमारी अंदर की लेयर वाली होती है, उनको हम स्मूथ मसल सेल बोलते हैं। तो ये हमारे 3 तरह की हम यहाँ समझ गए होंगे। 23 आता है, डिफाइन कनेक्टिव टिश्यू एंड इट्स टाइप। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करनी है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। यानी कि अगर नाम से समझोगे तो कनेक्ट करें आपस में, तो क्या दी जाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू। ये हमारे कुछ ग्रुप ऑफ टिश्यू है विच कनेक्ट्स एंड बाइंड टुगेदर डिफरेंट ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है और हमारी चीज़ों को जोड़ रहा है। इट हेल्प इन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग द सेल। ये हमारे सेल्स को भी आपस में कनेक्ट और सपोर्ट करने का काम करता है। इसके जो टाइप्स है, एग्जाम्पल बोल सकते हैं हमारे यहाँ लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज और बोन। एक तरह से जो बोन है हमारी वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में क्या कर रही है, आपस में जुड़ी हुई है और बॉडी को कनेक्ट कर रही है। तो यहाँ तक देखा जाए हमारे यूनिट फर्स्ट के लगभग सारे हमने क्वेश्चन कवर कर लिए, और आपको यूनिट फर्स्ट पूरी रिवाइज हो गई होगी, और जितना आपने मतलब उसमें नहीं पढ़ा होगा वैसे क्वेश्चन, उससे ज़्यादा तो आप ये 2 मार्क्स में अच्छे से पढ़ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं अपने यूनिट सेकंड के सभी क्वेश्चनों को समझते हैं, और एक तरह से आपका यूनिट सेकंड का रिवीजन हो जाएगा। अब यूनिट सेकंड के जहाँ क्वेश्चन फर्स्ट के बारे में बात करें तो 24 हमारा आता है, डिफाइन स्किन एंड राइट इट्स फंक्शन। स्किन क्या है, उसके फंक्शन के बारे में बात देखो। तो स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे ऊपर की लेयर हमारी होती है। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी पर स्किन जनरेट है। पूरी स्किन देखा जाए तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन हो जाता है स्किन। अब इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन, ये हमारी 2 रीजन में कंपार्ट होती है, एपिडर्मिस एंड डर्मिस, और एक और होती है जैसे इसमें हाइपोडर्मिस भी हम बोल सकते हैं, जो हमारी क्या करती है, स्किन है, जैसे हमारी स्किन की जो डर्मिस लेयर है वो, और जो हमारे मसल्स है, जो मांस हमारा होता है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। अब मेन आते हैं हमारे फंक्शन। अब यही क्वेश्चन हमारा कई बार लॉन्ग में आ जाता है 7 मार्क्स में, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेना। तो जैसे यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर और बना देना उसमें लॉन्ग में, तो फंक्शन में क्या आता है, स्किन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम दम। यानी कि हमारी बॉडी में जो स्किन क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद हमारी बॉडी के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर, कैसे, जो हमारी स्किन क्या करती है, स्वेट ग्लैंड के जरिए स्वेट, यानी कि जब मान लो कभी टेम्परेचर फीवर आ रहा है तो ये हमारे क्या करेगा, बुखार मतलब पसीना ले आएगा। पसीना आने की वजह से क्या होता है, ये हमारे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखो, सब लोग अगर आपने देखा होगा कभी आपको बुखार आता है, आप क्या करते हो, पैरासीटामोल खाकर सो जाते हो, और जब आप जागोगे उठोगे तो आप क्या देखोगे कि आपको थोड़ा थोड़ा पसीना आया होता है, और आपका फीवर है, वो बुखार होता है, वो उतर चुका होता है। तो यही मैं फंडा आपको बता रहा हूँ कि ये स्किन हमारी क्या करेगी, बॉडी टेम्परेचर में हमारी हेल्प करेगी, पसीना हमको ले आएगी स्वेट ग्लैंड की तरह, जिससे हमारा जो पानी होता है, पसीना तो हमारी बॉडी का होता है, ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर चला जाता है, सिंपल है। उसके बाद स्किन रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन। हमारी बॉडी जो यूवी रेज आती है हमारी सन के थ्रू, वो हमारी बॉडी स्किन क्या करती है, बचाती है, डायरेक्ट ऑर्गनों पे नहीं पड़ने देती है। बाकी जो स्किन वही स्वेट ग्लैंड के थ्रू हमारी बॉडी को मॉइस्चर होने मतलब मॉइस्चर रखती है और ड्राई होने से बचाती है। बाकी लेयर ऑफ स्किन मैंने 3 बता दी, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की कुछ और लेयर होती है, आप चाहो डिटेल में इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये स्किन के बारे में समझ गए। 26 क्वेश्चन आता है, डिफाइन फ्रैक्चर एंड एनालिस्ट इट्स टाइप। तो फ्रैक्चर को सिंपल बोलें तो हड्डी का टूट जाना, वही डिफाइन है कि फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन एनी बोन इन द टिश्यू। बॉडी के अंदर हमारी जो बोन्स होते हैं उनको टूट जाने को हम फ्रैक्चर बोलते हैं। और जब हमारे फ्रैक्चर टूटते हैं तो हमारी आस पड़ोस की जो टिश्यू होते हैं, जब सेल्स होते हैं, वो भी हमारे आपस में क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। एग्जाम्पल जो टाइप्स हमारे हो जाएंगे, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर और पैथोलॉजिक फ्रैक्चर। फिर हमारा 27 आता है, डिफाइन मसल टोन। तो मसल टोन क्या होता है कि मसल टोन इज द अमाउंट ऑफ टेंशन इन मसल। जो हमारी मसल्स होते हैं इनके अंदर जो टेंशन हमारी एक तरह से प्रेजेंट होती है, या जो टोन होती है हमारी मसल्स की, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मसल्स टोन बोलते हैं।
जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, वो कैसी टोन में बात कर रहे थे, हम कभी कभी बहुत चिल्ला के कोई बता ए ओए बताओ तो बहुत ज़्यादा, वैसे कोई प्यार से करता है हाँ जी बोलिए अच्छा जी अच्छा ये वो करके, तो ये हमारे उस बंदे को मतलब डिसाइड करेगा वो कैसा पोलाइटली बात कर रहा है कि तेज़ बात कर रहा है। तो उसी तरह जो मसल टोन होता है ये भी हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनको डिसाइड करती है। अगर जो मसल टोन हमारी क्या करती है, हमारी बॉडी को होल्ड करने में और अपराइट करने में भी हमारी हेल्प करती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर हमारी लो मसल टोन है यानी कि हमारी मसल टोन लूज है तो हम रिलैक्स फील करेंगे, हमारा हाथ भी ऐसा ही है लूज ये सब है। और अगर यही हमारी मसल टोन हाई होता है तो हमारी मसल एकदम कॉन्ट्रैक्ट रहेगी फिट। जैसे आपने ये मुट्ठी एकदम बनाई, आपने ये क्या किया फिस्ट पूरी तैयार की, तो जब आप इस फिस्ट को तैयार करोगे तो आपकी मसल टोन एकदम हाई होगी यहाँ पर, और आप एकदम क्या है एकदम मतलब वो मसल एकदम कॉन्ट्रैक्ट है हाई है, तो यही हमारी मसल टोन कहलाती है। 28 आता है डिफाइन ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, तो ये दोनों के बारे में समझना है। अब सिंपल मान लो ये हमारे पास हड्डी है, तो आपको बताया हड्डियां भी हमारी एक तरह से टिश्यू है, आपने कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पढ़ा। अब ये हमारी जनरेट हो रही है, टूट भी रही है, बन भी रही है। तो ऑस्टियो जो स्लास्ट है इसके अंदर क्या है कि इट इज द सेल दैट ब्रेक डाउन बोन्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजॉर्प्शन। यानी कि सिंपल बोला जाए तो जो ऑस्टियोब्लास्ट है ये हमारी कंडीशन है जिसमें हमारी जो सेल बोन है ये हमारी बोन का ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, और इनमें रिजॉर्प्शन हो रहा है। जो रिजॉर्प्शन का मतलब क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन टिश्यू। जो हमारी बोन्स है, हड्डियां हैं, ये हमारी धीरे धीरे खोखली होती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं और खराब होती जा रही हैं। तो यही हमारा ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट है सेकंड चीज है, ये हमारी क्या फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, यानी कि यहाँ पर हमारी जो बोन है वो हमारे यहाँ पर जनरेट हो रही है, तो यही हमारा ऑस्टियोब्लास्ट कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी बोन है वो मिनरलाइजेशन और फॉर्मेशन हो रही है, नई बन रही है, और उसके अंदर न्यूट्रिशन वगैरह पहुंच रहे हैं, तो ये हमारा ऑस्टियोब्लास्ट हो गया। तो ऑस्टियोब्लास्ट में हमारा सी फॉर खत्म समझ लो, एक तरह से कट टूट रही हैं, और ब्लास्ट में हमारी जनरेट हो रही है, यही है। 29 है डिफाइन स्केलेटन सिस्टम एंड फंक्शन। स्केलेटन सिस्टम हमारा क्या होता है, तो स्केलेटन सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट अ बॉडी, इट आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ अ सॉफ्ट टिश्यू एंड इंटरनल ऑर्गन। अब हमारी पूरी बॉडी का जो एक फ्रेमवर्क है, यानी कि किसी की बॉडी कैसी है, वो एकदम कोई भी खड़ा बंदा ये है, तो वो पूरा का पूरा हमारा स्केलेटन सिस्टम पर डिपेंड करता है, हमारी पूरी जो हड्डियों पर। अगर हमारी बॉडी में हड्डियां हटा दो तो हमारी खाल मसल ऐसे सिमट के हम पूरे नीचे गिर जाएंगे। तो हमारी बॉडी में इसीलिए इसको हम स्ट्रक्चरल फंक्शन फ्रेमवर्क बोलते हैं। हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर भी डिसाइड कर रहा है, एक तरह से पूरा फ्रेम तैयार है। जैसे आप चारपाई बनाते हो, खटिया बनाते हो, लोहे के जो पाइप बनाते हो वो फ्रेम हो गया, बाकी आपकी केबल लकड़ी वगैरह ये सब उसके सपोर्ट करती हैं, तो वही हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हो जाता है। उसके बाद ये हमारा आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अ सॉफ्ट टिश्यू एंड इंटरनल ऑर्गन। अब जैसे हमारा जो छाती है, चेस्ट है, तो इसके अंदर हमारे लंग्स रखे हैं, हमारा हार्ट रखा है, तो इनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा कौन कर रहा है, स्केलेटन सिस्टम कर रहा है। अगर ये हमारा रिब केज ना हो, हमारी हड्डियां ना हो, तो कोई भी भाई हमारा हार्ट और इसको तोड़ सकता है, घूसे में खत्म हो जाएगा। ये हड्डियां ही हमें बचाने का काम करती हैं। अब फंक्शन के बारे में बात करें तो ये हमारे प्रोड्यूस करती हैं ब्लड सेल्स को, मतलब बनाती हैं। बोन मैरो हमारी ब्लड वगैरह को बनाने में हेल्प करता है बोन के अंदर। फिर मसल्स आर अटैच टू बोन एंड हेल्प देम मूव। हमारी जो बोन्स है वो मसल के साथ अटैच होती हैं और मूवमेंट में हमारी हेल्प पूरा करता है। फिर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर स्टोर इन स्केलेटन फॉर यूज टू मेक बोन हार्ड। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस भी हमारा पूरा का पूरा सोर्स है हड्डियों के अंदर, तो ये पूरा हमारा हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ 30 आता है डिफरेंस बिटवीन टेंडन्स एंड लिगामेंट। ये हमारी चीज़ क्या होती है, तो टेंडन हमारा क्या होता है, ये भी एक तरह से हमारा ज्वाइन करता है मसल्स को बोन के साथ। यानी कि जो हमारी बोन है आपको पता है नीचे उसके ऊपर मसल्स है, उसके ऊपर हमारी ये स्किन आती है, ठीक है। देन हमारी ये बाल वगैरह आपको दिख रहे होंगे, ये आता है। तो जो हमारी सबसे अंदर स्केलेटन वो हड्डियाँ हैं उसके ऊपर हमारी मसल्स है, तो उन हड्डियों और मसल्स को जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं, हमारे ये टेंडन्स कर रहे हैं। तो टेंडन ज्वाइन स्केलेटन मसल टू अ बोन, इट इज टफ एंड ये हमारी टफ होती है, इलास्टिक होती है, जिससे हमारी अच्छे से जुड़ जाए। उसके बाद ये फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट इन कंटिन्यू, इसमें फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है और इसमें कोलेजन फाइबर भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब लिगामेंट्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स हमारे बोन से बोन को जोड़ते हैं। यानी कि जो हमारी ये मान लो ये हमारी आपको पता है ये हमारी क्या हो गई, रिस्ट हो गई, ये अलग हड्डी है, ये अलग हड्डी है, आपस में यहाँ पर ये क्या जुड़े होते हैं। यहीं पर हमारा फ्रैक्चर भी हुआ था, तो ये आपस में जुड़े होते हैं। तो इनको जोड़ने का काम हमारा कौन करता है, लिगामेंट करता है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग होता है बट इलास्टिक होता है, थोड़ा इलास्टिक नहीं होगा तो हमारी ये मूवमेंट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए हमारा थोड़ा क्या इलास्टिक होता है। उसके बाद इसमें फिब्रोब्लास्ट भी होता है और ये हमारा इलास्टिन फाइबर को कंटेन करता है। मिली इसमें कोलेजन फाइबर होता है, इसमें इलास्टिन फाइबर। डिटेल आप बाद में देख लेना, 2 नंबर के अकॉर्डिंग बहुत है। 31 क्वेश्चन आता है डिफाइन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, तो सिंपल सी बात है, जो हम मूवमेंट कर रहे हैं इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द टाइटनिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स व्हेन यू डू सम एक्टिविटी। यानी कि ये मान लो हम कोई भी काम करते हैं, मैंने ये पेंसिल भी उठाई, तो यहाँ पर क्या हो रही है, मेरी जो मसल्स हैं वो थोड़ा सा टाइट हो रही है। कोई कोई जगह मान लो ऐसे किया तो ये जगह की हमारी मसल टाइट हो गई, यहाँ पे टाइट हो गई, तो ये हमारी मसल टाइटनिंग भी है, शॉर्टनिंग भी है, छोटी भी हो जाती है, ऐसे करके ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब क्या है, जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, तो इट कैन हैपन व्हेन यू होल्ड और पिक समथिंग। जब आप कुछ उठाते हो या करते हो तो ये हमारी हेल्प करती हैं, और व्हेन जब एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, सब में। तो मेन क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी।
तो मूवमेंट में ये हमारी हेल्प करती हैं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी जब, तो ये चीज़ है। ये हमारा लॉन्ग में कहीं याद आता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन का क्या मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजी, इसको आप पढ़ लेना एक बार। फिर 32 आता है डिफाइन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो ये हमारा क्या, तो देखो दो चीज़ है यहाँ पर, एक हमारा न्यूरॉन्स है और प्लस यहाँ पर एक क्या मसल्स है, यानी कि मस्कुलर के बारे में बात हो रही है। तो सिंपल समझो कि द साइनेप्स बिटवीन द एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड स्केलेटन मसल फाइबर आर कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब क्या है इसको मैं चलो देसी में आपको समझा देता हूँ। आपको बताया हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो आपस में कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं। पहले मान लो ये न्यूरॉन्स होता है तो पहले को हम प्री बोल देते हैं, ये बीच की जगह थोड़ी सी खाली होती है जिसमें थोड़ी देर सिग्नलिंग चलती है हमारी, यानी कि यहाँ से यहाँ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, और इस वाली जगह को हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं, और ये नेक्स्ट वाले न्यूरॉन जिसको हम पोस्ट न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन चलती है। तो जब हमारे न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होता है तो इस तरह होता है। अब जो बाद का न्यूरॉन है, मान लो ये प्री न्यूरॉन, तो जब ये मसल से कनेक्ट है, मान लो मेरे उंगली के पास ये लास्ट जो मसल है मेरी, इसको मैंने इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि भाई आपने कोई गर्म चीज़ पकड़ रखी है, इस उंगली को हटा लीजिए कृपया वरना आपकी उंगली जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट वाला चीज़, यानी कि जब न्यूरॉन्स ने इस मसल्स के पास हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है, तो ये जो कनेक्शन है, यानी कि जब हमारा कोई एक न्यूरॉन किसी मसल के साथ कनेक्ट होता है तो उस वाली कंडीशन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो वही है कि द साइनेप्स, ये बीच की जो साइनेप्स है बिटवीन द एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स एंड स्केलेटन मसल फाइबर। जो हमारा मोटर न्यूरॉन्स है, यानी कि इन्फॉर्मेशन हमारे ऊपर से आ रही है, सेंसरी होते हैं जो हम सेंस करते हैं तो नीचे से जा रहे हैं, मोटर ऑर्गन मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो ऊपर से इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं। तो जब मोटर न्यूरॉन ऊपर से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है वो मसल के पास पहुंचा रहा है, तो ये जो कनेक्शन है इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ अ प्री साइनेप्टिक, इसमें एक प्री साइनेप्टिक नर्व होता है, बीच में एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है बीच वाली जगह, और लास्ट में एक पोस्ट साइनेप्टिक एंड प्लेट ऑफ मसल फाइबर होता है। वैसे यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन बोल सकते हैं, लेकिन ये लास्ट में मसल से कनेक्ट होता है तो ये मसल फाइबर हो जाएगा। तो इस तरह हमारा ये पूरा फंडा होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का होता है। तो अगर आपको समझ ना आया आप सिंपल लिख देना कि इट इज द कनेक्शन बिटवीन द न्यूरॉन्स एंड द मसल्स, सिंपल लिख देना, बाकी बना के लिख के आना। ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। उसके बाद 33 आता है राइट द नेम ऑफ लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बोन। हमारी बॉडी के अंदर सबसे लंबी और सबसे छोटी हड्डी के बारे में आपको बताना है। तो द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इज द फीमर। फीमर होती है जो आपकी लेग होती है, आपकी इसको हम जांग बोलते हैं एक तरह से, थाई होती है, तो ये वाली चीज़ हमारी हड्डी कहलाती है। फीमर जो होती है वो हमारी सबसे बॉडी की लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, सबसे मजबूत होती है। ठीक है, उखाड़ के किसी के मारना सिर पर फूट जाएगा। उसके बाद यहाँ आती है स्मॉलेस्ट बोन इज द ह्यूमन बॉडी, वो हमारी होती है स्टेप्स होती है, जिसको हम स्ट्रप बोलते हैं, और ये हमारी सब जो कान होता है, कान में एक मिडिल ईयर वाला पार्ट होता है, वो वाली जो हमारी हड्डी होती है उसको हम स्टेप बोलते हैं, और ये सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। 34 आता है नेम द लार्जेस्ट नर्व ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्व सेल होता है उसमें सबसे लार्जेस्ट नर्व कौन सा है, तो ये हमारा होता है स्काइटिक नर्व होता है, ये हमारा लार्जेस्ट नर्व होता है हमारी बॉडी के अंदर। और जो हमारा साइकेटिक नर्व है रूट, ये हमारा लोअर बैक से स्टार्ट होता है और हमारा नीचे लेग्स तक जाता है, यानी कि जो आपका मान लो ये बैक पीछे इस तरह है तो इस जगह से हमारा स्टार्ट होगा, हमारे लातों तक ये हमारा जा रहा होता है, तो ये हमारा हो जाता है पूरा साइकेटिक नर्व होती है। उसके बाद यहाँ हमें डिफाइन करना है जॉइंट्स क्या होते हैं और साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं। तो अगर जॉइंट्स के बारे में बात करें तो आपको बताया जो हमारी दो हड्डियाँ होती हैं आपस में जब कनेक्ट होती हैं, इस तरह मान लो ये हमारी रिस्ट और ये हड्डी हो गई, फिर हमारी जो कॉनी बोलते हैं हम शॉर्ट में इसको, जो हमारी एल्बो होती है, फिर हमारी नीज होती हैं, ये भी जितने भी जॉइंट्स हैं जो भी हमारी चीज़ें इनको हम जॉइंट्स बोलते हैं। तो व्हेन टू बोन मीट टू कैरी आउट द मूवमेंट इज नोन एज जॉइंट। अब इसको हम मूवमेंट कराएंगे, अगर हम सीधी देखो यहाँ से मूवमेंट तो नहीं होगी, हमारी मूवमेंट होगी यहाँ से, तो जो यहाँ से मूवमेंट हो रही है इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इनको जॉइंट्स कराते हैं। तो जॉइंट्स क्या है कि व्हेन दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं और ये आपस में क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, उसको हम जॉइंट्स बोलते हैं। अब मोर देन 100 टाइप ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 से ज़्यादा जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, और ये हमारे कुछ हमारे मूवेबल हैं, कुछ हमारे मूव भी नहीं कर सकते, तो सब तरह के हमारे प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर जो साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में बात करें तो वैसे तो लंबी चौड़ी कहानी है, बस इतना याद रखो कि जो हमारे ये जॉइंट आपको दिख रहा है इस तरह का, तो इसके अंदर जहाँ पे ये साइनोवियल फ्लूइड्स हमारा भरा होता है उस वाली जगह को हम साइनोवियल जॉइंट्स बोल देते हैं, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड यहाँ पे भरा होता है। तो इसको आल्सो नोन एज अ डाईएथ्रोडायल जॉइंट, इसको हम जो हमारा फ्रीली मूवेबल होते हैं, यानी कि साइनोवियल जॉइंट्स हमारे फ्री भी मूवेबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है वो हमारा मूवमेंट के अंदर ही हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कहानी हम यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ तक देखा जाए तो यूनिट सेकंड तक हमने सारी कहानी समझ ली। अब हम यूनिट थर्ड से अपने क्वेश्चनों को यहाँ समझेंगे। तो लगातार वीडियो रिकॉर्ड करते करते जान निकल चुके, 40 मिनट से ऊपर के हो चुके हैं। चलिए समझते हैं अपने थर्ड को। तो ये थर्ड यूनिट में हम जो अपने बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखी होगी तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले करते हैं डिफाइन ब्लड। ब्लड हमारा क्या होता है, तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, एक तरह से हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल। जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल, यानी कि इस तरह की हमारी जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, इनके थ्रू हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड हमारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सकता है। और ये हमारा बॉडी में मेन काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी में
ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी ब्लड हमारी पूरी बॉडी में हर तरफ प्रेजेंट है, तो हमारी बॉडी में जगह जगह चीज़ों को क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। बाकी हमारी बॉडी में डिजीज से भी हमको प्रोटेक्ट करता है। अब ये क्या करता है, तो ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑल सेल इन योर बॉडी, यानी कि हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और न्यूट्रिशन को पहुंचाता है हमारी बॉडी में। ये ट्रांसपोर्ट एक तरह से काम कर रहा है। तो ये हमारा ब्लड होता है जो एक तरह से लिक्विड फॉर्म में होता है। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें 37 की, तो यहाँ पर है क्लासिफाइड डिफरेंट ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के बारे में आपको बताना है। तो ये वैसे मैंने डिटेल में बता दिया अच्छे से कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं हमारे दो सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है एबीओ सिस्टम और एक हमारा होता है आरएच सिस्टम होता है। अब एबीओ सिस्टम के बारे में बात करें, देखो आप लोगों ने सुना होगा ना भाई, तेरा क्या ब्लड ग्रुप ए है, बी है कि ए बी है कि बी है कि ओ है, इस तरह का होता है। तो जो हमारा एबीओ सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक ए, एक हमारा बी, एक हमारा ए बी और एक हमारा होता है ओ। अब जो ओ वाले ग्रुप होता है इसको हम यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा 4 पार्ट्स में हमारा ब्लड ग्रुप डिवाइड होता है। अब आप लोगों के मन में आना चाहिए सर नेगेटिव पॉजिटिव किस पे डिवाइड करता है, तो इसके लिए हमारा एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं आरएच सिस्टम, और ये दोनों ही कंबाइंड करके हम सिस्टमों को पढ़ते हैं। देन हमारा कंप्लीट ब्लड जो ग्रुप होता है वो हमारा डिसाइड होता है। तो जो आरएच सिस्टम है इसके अंदर एक आरएच फैक्टर होता है। अब इस आरएच की फुल फॉर्म क्या है, ये हमारा किसी के नाम पे पढ़ा, तो इस आरएच का जो फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट्स में लिख के बताना है, देखते हैं कितने लोग इसके बारे में आता है। अब ये जो आरएच फैक्टर है ये हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव बेस को डिवाइड करता है। अगर ये चीज़ हमारा फैक्टर मतलब फट जाती है जिसको हम टेस्ट करते हैं, मैं कभी आपको दिखाऊंगा टेस्ट करके, उस टाइम पर ये हमारा पूरा चेक किया जाता है। तो अगर ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव के बेस पर डिवाइड होता है, तो अगर ये हमारा नेगेटिव है देन हमारा क्या हो जाता है, इस अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा इस तरह बनता है। तो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो इस तरह देखा जाए तो हमारे जो है 4 तरह से हमारा, सॉरी यहाँ पे 4 की जगह 8 हो गए, 8 ग्रुप में हमारा जो है ब्लड ग्रुप बढ़ सकता है। अब हमारा 38 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो जैसे हमारा कोई भी जो ब्लड सेल्स होता है उसके अंदर हमारे आरसीबी प्रेजेंट होते हैं। अब आरसीबी के अंदर भी हमारा एक हीमोग्लोबिन, एक पिगमेंट बोल सकते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होता है। अब रेस्पिरेटरी यानी कि सांस लेने वाले पिगमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है ये हमारा जो होता है वो एक तो रेड कलर के लिए डिसाइड करता है, दूसरा ये हमारा ऑक्सीजन को यही ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि ऑक्सीजन को हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर यही जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा क्या करता है, थ्रो कर मतलब ब्लड के थ्रू पूरा का पूरा लेके जाता है। बाकी इसमें 2 चीज़ें अगर देखा जाए, हीम और ग्लोबिन होते हैं, तो हीम हमारा ये एफ ही डिनर करता है और जो ग्लोबिन है वो हमारा एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये हमारा हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी सी बातें हो गई। अब 39 आता है, डिफाइन आर्टरीज एंड वीन। तो आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उस ब्लड को हमारे हार्ट से लेकर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। अब इसको ऐसे समझो, मान लो ये हमारे पास हार्ट है, मैंने थोड़ा एडवांस वाला बना दिया, चलो चल जाएगा। तो मान लो ये हमारे पास हार्ट है। अब हार्ट में क्या है, हमारा यहाँ से जो लंग्स है, लंग्स से हमारे बॉडी में प्योर ब्लड आएगा, क्योंकि भाई लंग्स से ऑक्सीजन मिल जाएगी, वो हमारा इस वाले आर्टरी में जाएगा, यहाँ से इस वेंट्रिकल में आएगा, और यहाँ से प्योर ब्लड हमारा क्या होगा, इस वाली बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये जो हमारा ब्लड जाता है ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और इसी को हम बोलते हैं आर्टरी, यानी कि ये वाली जो चीज़ है इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। तो आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज मेनली ब्राइट रेड इन कलर, मतलब चमक थोड़ा सा ब्राइट रेड होता है, चमकदार वाला होता है, और इट इज इलास्टिक वॉल दैट एक्सपेंड सर्ज ऑफ ब्लड। तो ये हमारा पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाता है ऑक्सीजनेटेड वाला। अब वीन्स क्या होती हैं, तो वीन्स हमारी क्या होती हैं, कैरी ब्लड टू द हार्ट, ये हमारी टू द हार्ट यानी कि ब्लड तक पहुंचाती हैं, हार्ट तक ब्लड को पहुंचाती हैं, और ये हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती हैं, और ये हमारी डार्क रेड होती हैं कलर में, और इनकी वॉल थिन होती हैं और इलास्टिक लेग्स होते हैं। यानी कि अब ब्लड बॉडी के अंदर हमारा जो ब्लड पहुंच गया बॉडी में, इसने क्या किया, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया, CO2 को ले लिया। तो अब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा क्या होगा, फिर से ब्लड के अंदर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से जाएगा, फिर से हमारा लंग्स में जाएगा, और लंग्स से हमको क्या है, जो हम सांस खींचते हैं उससे ऑक्सीजन हमारा फिर से ब्लड के अंदर भर जाता है। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वीन्स बोलते हैं। यानी कि ये हमारी वीन्स है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम कर रहा है। यानी कि आर्टरी हमारे ब्लड को हार्ट से ले रही है और वीन्स हमारे हार्ट को ब्लड दे रही हैं, ठीक है। तो ये हमारी इस तरह होती हैं, आर्टरी हमारी ऑक्सीजनेटेड वाली होती हैं और वीन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड वाली होती हैं। तो इन दोनों का फर्क आई होप आप कभी नहीं भूलोगे अब जिंदगी के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा 40 क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लड प्रेशर। तो अब आपको ब्लड प्रेशर बताना है। पहले समझ लो क्या होता है, जैसे हमारी आपको बताया ये हमारी ब्लड वेसल्स होती है। अब जो हमारा ब्लड है वो इन्हीं के अंदर क्या करता है, मूव करता है। तो जब ब्लड हमारे इनके अंदर मूव करता है तो आपको बताया जो क्या करेगा, ब्लड हमारा इस किनारियों से जाके टकराएगा, इसके कॉर्नर से जाके साइड से। तो जब साइड से टकराता है तो इस तरह टकराएगा, तो इस जगह पे एक प्रेशर जनरेट होता है, क्योंकि भाई कोई चीज़ मान लो ये है, तो अगर मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ऐसे करके जा रहा हूँ, तो ये उंगली हमारी इसको दबा भी रही है, तो इस जो कागज़ यहाँ पर एक प्रेशर भी जनरेट कर रही है मेरे यहाँ पर थंब वगैरह। तो ये जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो हमारा थंब प्रेशर हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारा प्रेशर जो है ब्लड के थ्रू जनरेट होता है, इसको हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो इट इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग थ्रू द आर्टरीज एंड इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग आवर सर्कुलेशन। अब ये वो फोर्स होता है जो हमारा ब्लड पुश कर रहा है इधर उधर, तो उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये हमारा जरूरी भी होता है,
हमारी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। अब द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द आर्टरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जो हमारा हार्ट है वो हमारे क्या करता है, इसके थ्रू आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में हमारे क्या करता है, ब्लड को पास करता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा नॉर्मली राइज भी होता रहता है, अप डाउन भी चलता रहता है। इसको आप एक तरह से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर भी पढ़ते हो ना। हाई बीपी हो गया, भाई बीपी बहुत बढ़ गया, लो हो गया, तो इसलिए होता है क्योंकि आप जब आगे डिटेल में पढ़ोगे तो ये हाई बीपी के नुकसान भी बहुत होते हैं, लो बीपी के, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लोगे आगे। तो बस इतना आप चाहो इससे बना के लिख जाना कि द ब्लड पुशेस द प्रेशर ऑन द कॉर्नर ऑफ द ब्लड वेसल दैट इज नोन एज द ब्लड प्रेशर। यही हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है, सिंपल। अब 41 आता है व्हाट इज हीमेटोपोइसिस या फिर एराइथ्रोपोइसिस। अब आपसे क्वेश्चन है क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्या ये एक ही है? अगर कोई जानता है, कोई भी भाई ऐसा होशियार बच्चा हो तो कमेंट्स करके बता सकता है। बाकी सिंपल देखें तो हीमेटोपोइसिस अगर देखा जाए तो इट इज अ टर्म डिस्क्राइबिंग द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल। ये हमारा वो टर्म है जो हमारा डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है या डेवलपमेंट हो रही है। बाकी जो हीमोपोइटिक ऑर्गन्स ये हमारे कौन कौन से जो हमारे ब्लड फॉर्म को फॉर्म कर रहे हैं, बोन मैरो हमारा है, फिर थाइमस से बनाते हैं, हमारे कुछ लिम्फ नोड्स भी बनाते हैं, हमारा लीवर भी बनाता है कुछ कुछ पार्ट। मोस्टली जो हमारा मेन है वो हमारा बोन मैरो है, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ब्लड को जनरेट करता है। एराइथ्रोपोइसिस के बारे में बात करें तो इट इज द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। अब देखो ये हमारा बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बना रहा है और इसका भी यही काम था। बाकी एंड इज डिपेंडेंट होता है रिलीज ऑफ एराइथ्रोपोइटिन फ्रॉम द किडनी, ये हमारे एराइथ्रोपोइटिन की मदद से बनता है। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही चीज़ें लगभग हमारी सेम हो जाती हैं, कुछ माइनर सा डिफरेंस होगा तो होगा, वरना सेम ही है। तो अगर कभी आता है तो आप चिपका सकते हो कि इस दोनों में ही हमारा बोन मैरो में क्या हो रहा है, ब्लड सेल्स बन रहा है, उसी को हम ये चीज़ बोलते हैं। 42 हमारा आता है डिफाइंड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड ऑफ ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लड है उसकी ट्रांसफर हो रही है, एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो रही है, इसी को हम ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। अब ये हमारा जो ट्रांसफ्यूजन है ये हमारा इतना सिंपल नहीं जितना मैंने बोल दिया। इसके लिए क्या है, दोनों बंदों का ब्लड टेस्ट होगा, किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, दोनों का ब्लड मैच कर रहा है कि नहीं, और ब्लड ग्रुप हमारा बिल्कुल बिल्कुल सेम होना चाहिए, डिक्टोक, नेगेटिव पॉजिटिव का भी फर्क नहीं, सेम होना चाहिए। यूनिवर्सल डोनर है वो पॉजिटिव, वो हमारा दे सकता है, वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर हमारा वैसे मतलब सेम होना चाहिए। बाकी जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कोई आपको अलग नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम वही है जो हमारी पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना, हार्ट वाला सीन है, उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसी को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोल देते हैं। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ है। पर इतना समझो कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्लड का एक पर्सन से हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि इस बंदे से हम ब्लड लेके इस वाले में ट्रेस रहे हैं, तो यही हमारा ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। 43 आता है डिफाइन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, यानी कि REC सिस्टम क्या होता है हमारा। तो आप लोगों ने इम्यून सिस्टम का नाम तो सुना होगा, कहते हैं हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, हमारे पास इम्यून सिस्टम है, उनके पास इम्यून सिस्टम है। तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का एक तरह से डिफेंस सिस्टम है, यानी कि फौजी वाला पूरा इलाका है, आर्मी है हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी को दूसरी चीज़ों बचाती है। तो जो हमारा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो REC है वो भी हमारे इस इम्यून सिस्टम का एक तरह से पार्ट है। तो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का एक पार्ट है जो इन्हिबिट किया जाता है हमारा फेगोसाइटोसिस सेल के द्वारा। और इसमें हमारे मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, बाहर के जो माइक्रोब्स आ गए, मान लो कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया हमारी बॉडी में, उसको खा जाएगा, इंडाइजेस्ट कर देगा, ऐसे करके वो पूरा जैसे हमारे बैक्टीरिया तो खत्म कर दिया और बाहर कर दिया, गंदी हुई जगह। तो यही हमारा क्या कहलाता है, पूरा का पूरा REC सिस्टम कहलाता है। अब ये हमारा इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है। बाकी इसमें जो ऑर्गन इंक्लूड करते हैं वो हमारे लीवर आ जाएगा, थाइमस आ जाएगा, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ जाता है। फिर 44 आता है डिफाइन एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, तो सिंपल बोला जाए इट इज़ द कमी ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड की कमी को हम एनीमिया बोलते हैं। मतलब अगर हम सिंपल इसको डिफाइन करें तो बोल सकते हैं सिंपल कि इट इज द कंडीशन इन विच द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या हम सिंपल ब्लड बोल सकते हैं, ब्लड रिड्यूस इन अवर बॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड रिड्यूस हो जाता है उसको, या मेन और डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, या फिर हीमोग्लोबिन वाला पार्ट वो हमारा रिड्यूस होता है हमारा ब्लड के अंदर। आपको पता है ब्लड के अंदर RBC और हीमोग्लोबिन ये मेन पार्ट है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं। तो अगर यही हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो भाई एनीमिया वाली कंडीशन आ जाती है और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। बाकी ये हमारा मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंस होता है। आपको बताया कि दोनों में हमारा जो लेवल है ब्लड का वो कम होता है। अब कमेंट्स में आपको बताना है कि मेल में ज़्यादा होता है ब्लड कि फीमेल में ज़्यादा होता है और किस में कितना होता है, ये आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। बाकी जो एनीमिया वो हमारा डिफरेंट टाइप्स का होता है, आयरन डेफिशिएंसी एरिया एनीमिया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया, तो ये हमारे इसके कुछ टाइप्स हो जाते हैं। अब 45 क्वेश्चन आता है डिफाइन ब्लड कोगुलेशन एंड एनालिस्ट इट पाथवे। अब इसको ऐसे समझो, देखो आप लोग कभी हाथ पैर तो फूटे होंगे और जब फूटते हैं तो ब्लड हमारा बहुत ही निकलने लगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि भी कंप्लीट निकलता ही रहता है, कुछ टाइम बाद वो हमारा रुक जाता है। तो रुकता कब है, जब हमारी बॉडी में वहाँ पर क्या होता है, क्लॉटिंग बन जाती है। चलो अब मैं दिखाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, देखो ये वाली जगह आपको दिख रही होगी, बहुत गंदी सी लग रही है, तो ये थोड़े निशान पड़ गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा ब्लड हमारा क्या होता है रिलीज हो रहा था, और उसके बाद क्या धीरे धीरे यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लॉटिंग हो गई, हमारी बॉडी का सिस्टम और ब्लड हमारा फ्लो होना बंद हो गया,
गया, यानी कि बहना रुक गया, ब्लीडिंग हमारी रुक जाती है। तो ये हमारे बॉडी का खुद का मैकेनिज्म होता है, इसको हम ब्लड कोगुलेशन बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड लॉस को रोकने के लिए हेल्प करती है। तो इन दिस प्रोसेस इसके अंदर क्या होता है, ब्लड कोगुलेशन को डिफाइन करें, फिब्रिन्स इज फॉर्म विच आर इनसॉल्युबल प्रोटीन विच फर्दर फॉर्म क्लॉट्स नेटवर्क ऑफ फिब्रिन। यानी कि जो ब्लड कोगुलेशन एक हमारा ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। तो मैंने यहाँ एक अच्छी सी डेफिनेशन लिख दी कि इट इज द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच स्टॉप ब्लीडिंग इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में ब्लीडिंग को रोकता है बाय फॉर्मिंग क्लॉट्स, उस जगह पे क्लॉट बना के, एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि हमारी बॉडी में ब्लड को प्रिवेंट करता है, बचाने से रोकता है। मतलब सिंपल सा वही हो गया हमारा ब्लड कोगुलेशन। अब ये कैसे करता है, तो इसमें जो फिब्रिन्स होते हैं वो हमारे फॉर्म हो जाते हैं उस वाली जगह पे जहाँ पर हमारी ब्लीडिंग हो रही होती है। ये हमारे इनसॉल्युबल प्रोटीन होते हैं जो हमारा मतलब ब्लड वगैरह से सॉल्युबल नहीं होता है, तो वो अच्छे से हमारे टिके रहते हैं, उस जगह पे लगे रहते हैं, और यही हमारे फर्दर क्लॉट्स फॉर्म कर देते हैं, जिसको हम फिब्रिन्स बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ फिब्रिन बोलते हैं। नाउ दीज क्लॉट ट्रैप आरसीबी एंड सील द डैमेज ब्लड सेल्स। अब यही जो क्लॉट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में जो ब्लड आरसीबी निकल रही होती है उनको आपस में ट्रैप करके क्या हो देते हैं, बहुत सारा एक ब्लड क्लॉट पूरा का पूरा जनरेट कर देते हैं। इसके अंदर 3 पाथवे हमारे आते हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, कॉमन पाथवे। अब ये कहानी मैंने ऐसी की लगी, मैं चाहता ऐसे सिंपल आपको ये बोल सकता था डेफिनेशन, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा लॉन्ग में आता है, तो इसके लिए आपको क्या है, ये बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से डिटेल्स में देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो ये ब्लड कोगुलेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ आता है व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, तो ये हमारा एक कलरलेस लिक्विड होता है जो कंटेन करता है व्हाइट ब्लड सेल्स को दैट क्लीन द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी एंड हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। अब ये क्या होता है, जैसे आपको बताया हमारा जो ब्लड है उसके अंदर WBC वगैरह भी होती है, प्लेटलेट्स भी होते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कलरलेस लिक्विड होता है हमारा। तो जब हमारा ब्लड इस तरह जा रहा होता है तो जो हमारे ब्लड वेसल्स है यहाँ से कुछ पार्ट हमारा क्या होता है, एक तरह से फिल्टर होकर छन छन के हमारा नीचे गिरता रहता है। तो ये जो हमारा पार्ट नीचे निकल रहा है इस ब्लड के अंदर से, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं, और ये हमारे अंदर का पार्ट है, इसको हम लिम्फ बोलते हैं यहाँ पर। और ये जो पार्ट है ये हमारा एक तरह से इम्यून सिस्टम में अपना रोल प्ले करता है। इसने कहा ब्लड वाला काम भाई तुम अपने आगे संभालो, हम यहाँ पर देश की रक्षा करेंगे, और ये इम्यून सिस्टम में हेल्प करके हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने में हमारी हेल्प करता है। तो लिम्फ आप समझ गए होंगे कि एक कलरलेस लिक्विड है जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स को कंटेन करता है, क्योंकि WBC हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़ने में मेन भूमिका निभाते हैं, और जो हमारी बॉडी में मतलब प्रिवेंट करते हैं हमारी बॉडी को इन्फेक्शन वगैरह होने से। तो यहीं तक आप इसको लिख के आ जाना। आगे कहानी क्या है, लिक्विड फ्रॉम द इंटेस्टाइन कॉल्ड काइल विच कंटेन प्रोटीन एंड फैट, ये कहानी ऐसी है। तो आप केवल यहाँ तक लिख के इसको अच्छे से आ जाना। तो देखा जाए तो यूनिट 3 तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 से यहाँ सभी क्वेश्चनों के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताना है। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक कुछ इस तरह समझो कि सिंपैथेटिक हमारी एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। अब सिंपल समझो, आप नॉर्मल रोड पर ऐसे चलते हुए जा रहे हो, पीछे आपके पड़ गया कुत्ता, और जब कुत्ता पीछे पड़ जाएगा तो आप भाई इतनी तेज भागोगे ना कि सारी चीजें, चाहे आप 1 घंटा भगा लो, कुत्ता 1 घंटे पीछे, आप एक दिन पास से जाओगे। तो वो हम बोल सकते हैं कि एक अब नॉर्मल कंडीशन होती है। तो इसको इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है जो हमारी बॉडी में हर्ट रेट को इंक्रीज कर, जब कुत्ता पीछे पड़ जाता है, जब उस कंडीशन में एकदम कहते हैं ना भाई धड़कन बहुत तेज हो गई, दिल बहुत तेज धड़क रहा है, कोई भी ऐसी इमरजेंसी कंडीशन होती है, कहीं भूत का डर लग जाए या कोई भी चीज करे, एकदम बहुत तेज दिल धड़कने लगता है, तो वही हमारी सिंपैथेटिक कंडीशन होती है। अब इसमें क्या होता है कि इट वर्क थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन के थ्रू ये हमारा काम करता है, और बाकी इट ब्रिंग्स अबाउट द फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये हमारा क्या है, ट्रिपल F वाला जो रिस्पॉन्स है इसको ये पूरा का पूरा जनरेट करता है। अब यहीं अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक के बारे में, तो एक नॉर्मल कंडीशन है। मान लो अब क्या हो गया भाई, कुत्ता हमें पीछे तो पड़ा नहीं देगा, मान लो हट गया, अब आप लोग क्या रिलैक्स हो रहे हो, नॉर्मल आ रहे हो, आपकी हार्ट रेट धीरे धीरे डाउन हो रही है और आप रिलैक्सेशन वाली कंडीशन में आ रहे हो, तो ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक वाली कंडीशन कहलाती है कि इट इज अ पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट सर्व टू स्लो द हार्ट रेट। ये हमारी बॉडी को स्लो करता है, हार्ट रेट को स्लो करेगा, और इट वर्क्स थ्रू द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। इसमें हमारा एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। सिंपैथेटिक में एड्रेनलिन हो जाता है, इसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, और ये हमारी बॉडी में क्या करता है, रिलैक्सेशन, कंफर्ट और प्लीजर को मतलब करेगा, एकदम कंफर्ट जोन में हम लोग चले जाते बाद में। बाकी इसके ऊपर एक जो है डिटेल्स में क्वेश्चन हमारा आ जाता है लॉन्ग में कि डिफरेंस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, या लॉन्ग में इनको डिफाइन करना, तो वो चीज़ आप अच्छे से पढ़ लेना, लॉन्ग में कई बार ये आ जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। फिर यहाँ पर आता है 48 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। तो स्पाइनल नर्व क्या होता है कि दीज आर अ सीरीज ऑफ पेयर्ड नर्व दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नर्व रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑन बोथ साइड। यानी कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड आपने इस तरह से देखी होगी, तो स्पाइनल कॉर्ड में इस तरह से हमारी जो, अगर आपने कभी स्ट्रक्चर देखा होगा, हमारी नर्व्स निकली
निकली होती हैं उन्हीं को हम जो स्पाइनल नर्व बोलते हैं। नाम से समझो, स्पाइनल नर्व मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ये हमारी निकली हुई है। इट कंप्राइज ऑफ 31 नर्व पेयर, इसके अंदर हमारे 31 पेयर होते हैं नर्व के, और इट में कंपोज ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, के अंदर दोनों तरह की हमारी न्यूरॉन्स होती है। क्रेनियल नर्व्स के बारे में बात करें तो दीज आर द नर्व्स दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन एंड पास थ्रू सेपरेट अपर्चर इन स्कल। ये हमारे ब्रेन के थ्रू, यानी कि जो हमारा दिमाग होता है ब्रेन, यहाँ से हमारी निकली होती हैं और हमारी स्कल के थ्रू पूरा ऐसे निकल बह के जाती हैं। इसमें हमारी 12 नर्व पेयर के पेयर होते हैं पूरे, और इसमें हमारे सेंसरी, मोटर और मिक्स न्यूरॉन, 3 तरह के हमारे यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व का डिफरेंस हो गया हल्का सा, बाकी आप देख सकते हो। बाकी यहाँ एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज एस्टिग्मेटिज्म। तो ये एक हमारी कॉमन आई प्रॉब्लम है, यानी कि जो हमारी आंख में ये एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा विजन है, यानी कि जो हम देखते हैं वो हमारा ब्लरी हो जाता है या डिस्टॉर्ट, हमको या तो बहुत धुंधला दिखाई देता है या हमको दिखाई नहीं देता। तो इट इज अ कॉमन आई प्रॉब्लम दैट कैन मेक योर विजन ब्लरी और डिस्टॉर्ट। इट इज अ इम्परफेक्शन इन द आई कर्वेचर। अब ये होता क्या इसमें कि जो हमारी आंख होती है इसका जो कर्वेचर है, व्हाइट व्हाइट पूरा जो कर्व एक तरह से इस तरह कर्व बना हुआ है, इस कर्वेचर में हमारा कोई इम्परफेक्शन आ जाती है, हमारी चीज ठीक नहीं रहती है। अब द फ्रंट सर्फेस ऑफ आई और द लेंस इनसाइड द कर्व डिफरेंटली इन वन डायरेक्शन देन द अदर। अब जैसे मान लो ये हमारा पूरा ऐसे पता है एक सेम होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, कोई एक डायरेक्शन में मान लो ये ऐसा हो गया या हमारा ऐसा हो जाएगा, मतलब एक तो कर्वेचर खराब हो गया, कोई एक डायरेक्शन में हो जाता है, तो इससे प्रॉब्लम होती है। ये हमारा होता है एस्टिग्मेटिज्म कंडीशन होती है, कई बार आ जाता है, आप यहाँ लिख लेना। फिर 50 आता है राइट फंक्शन ऑफ टंग। टंग के आपको फंक्शन बताने, बाकी जो आई और भी सेंसरी ऑर्गन थे हमारे, आई, टंग, आंख, नोज, तो इनके बारे में भी आप अच्छे से पढ़ लेना। तो द टंग हेल्प इन च्यूइंग, स्वेलिंग टू डिटेक्ट द टेस्ट। ये हमारी बॉडी में च्यूइंग करने में हेल्प करती है, चबाने में हेल्प करेगी, स्वेल करने में, कोई चीज़ खाने में, भाई चबाने, टेस्ट करने में, और दांतों को साफ करने में, दांतों में कुछ फंस जाता है तो जीभ ऐसे टेढ़ी करके निकालते हैं ना, उसमें भी ये चीज़ हमारी हेल्प करती है। बाकी बोलने में, आप बिना जीभ के तो बोल ही नहीं सकते, अगर जीभ नहीं है, जीभ ही हमारी मेनली बोलने में हमारी हेल्प करती है। तो ड्यूरिंग स्पीच द टंग कैन मेक अमेजिंग रेंज ऑफ मूवमेंट, हमारी मतलब वही मूवमेंट करती है, बोलने में हमारी हेल्प करती है, और ये बहुत तरह के हमारे फ्लूइड्स भी, सलाइवा को हमारे रिलीज करती है। तो ये चीज़ हमारे कुछ फंक्शन हो गए टंग के बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है राइट फंक्शन ऑफ रॉड एंड कॉन सेल। रॉड एंड कॉन सेल हमारे एक तरह से आंख के अंदर के हमारे कुछ सेल्स होते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, तो रॉड सेल के अगर फंक्शन के बारे में बात करें तो जो लो लाइट लेवल होगा, यानी कि एक तरह से जो हमारा नाइट वाला विजन होगा, रात में हमें ये रॉड सेल होंगे वो देखने में हेल्प करते हैं, यानी कि ये मोर सेंसिटिव फॉर नाइट विजन होते हैं। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन एट लो लाइट एरिया। लो लाइट यानी कि कम जब लाइट हो तब हमें देखने में हेल्प करते हैं। बाकी ये मोनोक्रोमेटिक विजन में, अब अगर आप कभी देखोगे तो जब रात का टाइम होता है तो आप देखोगे मोस्टली ब्लैक ब्लैक होता है, तो एक तरह से हमारे पास सिर्फ एक कलर की लाइट है, ब्लैक है, तो उसमें देखने में ये हमारा हेल्प करता है। तो ये हमारे मोनोक्रोमेटिक मतलब एक सिंगल लाइट को ये हमारे देखने में हेल्प करता है। फंक्शन ऑफ कॉन सेल के बारे में बात करें तो कॉन सेल हमारा एक सेल में क्या है कि कॉन्स आर सेल इन आवर बॉडी दैट गिव द एबिलिटी टू सी कलर्ड ऑब्जेक्ट, यानी कि ये हमारी बॉडी में कलर्ड जो डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने में हमारा हेल्प करता है, और ये हमारा लाइट को कलर्स में कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि कोई भी जो कलरफुल ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा, तो आपको एक एक कलर, कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा कलरफुल देखे आपकी एकदम आंख बोलते हैं ना, आंखें चौंधे आ जाना एक तरह से, तो एकदम चमक सी लग जाती है, वो हो जाता है। तो धीरे धीरे आप रिलैक्स करके देखोगे तो हमारे कौन सेल एक्टिवेट होकर कौन सेल फंक्शन करेंगे और आपको सारे कलर अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कॉन सेल। रॉड एंड कॉन सेल में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इनके बारे में। तो जो रॉड सेल है उसमें हमारा एक रोडोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और जो कॉन सेल है इसमें हमारा एक फोटोप्सिन और आइडोप्सिन, ये हमारे पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। 53 आता है नेम द बोन प्रेजेंट इन द ईयर। ईयर के अंदर जो हमारी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं इनके बारे में। तो द ईयर कंटेंट 3 बोन्स, इसके अंदर हमारी 3 बोन होते हैं। एक हैमर होती है हमारी, मेलियस बोन बोलते हैं, एनुअल होती है, इनकस बोलते हैं, हमारा स्ट्रेप होती है जो स्टेप बोलते हैं। इसी हमारी स्मॉलेस्ट बोन भी, जो हमारा अलग से भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो जो हैमर है ये हमारा ईयर ड्रम के साथ अटैच होती है। जो एनुअल है वो हमारी मिडिल ऑफ द चेन ऑफ बोन, जो हमारी बीच की चेन है उसके साथ अटैच होती है। और जो स्टेप होती है ये हमारी जो मिडिल ईयर हम एक तरह से बोलते हैं उसकी ओपनिंग से ये हमारी कनेक्ट होती है। तो ये हमारी 3 हड्डियों के बारे में हो गया ईयर की। बाकी यहाँ एक क्वेश्चन बनता है राइट द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस आपको पता है टीबी बोलते हैं, इसकी बीमारी ये कैसे ट्रांसमिट होता है आपको पता है, ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, सरफेस कांटेक्ट नहीं होता है, जब खांसते वगैरह या ड्रॉपलेट वगैरह होती है उससे ये हमारा ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसमिटेड मेनली बाई ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लाई वगैरह से होता है। और कफिंग जनरेट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ड्रॉपलेट, मोस्टली जो कफ वगैरह होता है उससे बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हमारा हो सकता है। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम हमारा क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसके थ्रू हमारा टीबी होता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है डिफाइन आई एंड राइट इट्स फंक्शन। तो आई देखा जाए हमारी बॉडी का एक सेंसरी ऑर्गन ऑफ है जो विजन के काम है, यानी कि हमको देखने में हेल्प करता है। और ये हमारा ऑर्बिटल कैविटी जो हमारी आंख इधर है वहाँ पर, स्केल के अंदर जो ऑर्बिटल कैविटी है आंख के इधर है वहाँ पर ये हमारे क्या होती है प्रेजेंट होती है। अब इट कंटेन द आई वॉल विच इज सराउंडेड एंड सपोर्टेड बाई ए नंबर ऑफ एसेसरीज स्ट्रक्चर। ये हमारा आई वॉल के थ्रू पूरा क्या होता है, मतलब सपोर्ट के अंदर हमारा पूरा का पूरा रहता है। फंक्शन के बारे में बात करें आंख के क्या कैसे हैं, तो आइरिस हो गया, रेटिना, स्केलेरा, कॉर्निया, ये हमारे कुछ आंख के मतलब मेन चीज़ हो गई हमारी।
बाकी इसमें आप ये ऐड कर सकते हो कि इट हेल्प टू सी अ ऑब्जेक्ट और एनीथिंग, कोई भी चीज़ को हमारे देखने में ये हमारी आंख कौन सी है, हेल्प करती है। फंक्शन के बारे में बात करें तो आइरिस हमारी कंट्रोल करती है प्यूपिल साइज को, जो हमारे एंट्री ऑफ लाइट, जो लाइट हमारी आंखों में एंट्री करती है उसको कंट्रोल करेगी। रेटिना हमारे एक तरह से रॉड एंड कॉन सेल को करता है, जो हमारी लाइट को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करके हमें दिखाती है, इमेज बनाती है, यानी कि रेटिना हमारी इमेज को जनरेट करती है। स्कैलेरा हमारी क्या करती है, आई बॉल को प्रोटेक्ट करेगी, कवर करेगी। और जो कॉर्निया है ये हमारी क्या करेगी, इनकमिंग लाइट को रेटिना के ऊपर फोकस मार के पहुंचाएगी और रेटिना देन उस इमेज की उस वाली लाइट को इमेज में कन्वर्ट करेगी। तो ये हमारे चारों के फंक्शन आप समझ गए होंगे। तो यहीं तक थे हमारे यूनिट 4 के क्वेश्चन। अब इसमें थोड़े से कम है क्योंकि यूनिट 4 में मेनली जो हमारे थे वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, तो इसका जो मतलब डिफरेंस है वो आप डिटेल्स में जैसे ही पढ़ लोगे आपको मोस्टली चीज़ों के बारे में पता लग जाएगा। बाकी इसके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन थे हमारे आँख कान नाक, इनके बारे में मोस्टली आता है, तो वो चीज़ आप पढ़ लेना। यहाँ पर आँख वगैरह का क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं। तो अब हम बात करते हैं यूनिट 5 के बारे में, और ये एक इंपॉर्टेंट यूनिट है और सिंपल भी है, जो हमारी ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें मोस्टली हम जो अपने हार्ट के बारे में बात करते हैं, मेनली हार्ट के बारे में, और ब्लड हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है हार्ट की तरफ, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। तो वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इसको आप थोड़ा सा डिटेल्स वाला पढ़ लेना, यानी कि अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पर हमने शॉर्ट में 2-4 क्वेश्चन देख लें, वही सारे हमारे इसमें आने के चांस होते हैं। तो अगर हम बात करें डिफाइन हार्ट क्या और उसके फंक्शन के बारे में बात करें, तो हार्ट इज रफली कॉन्सेप्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन। ये हमारी बॉडी में एक होलो मस्कुलर क्यों, क्योंकि हार्ट के अंदर भी हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, तो छेद होते हैं अंदर, मतलब खाली सा होता है हमारा हार्ट। तो इसलिए होता है कि हार्ट इज रफली कॉन्सेप्ट, कौन मतलब इस तरह से थोड़ा तिकोना टाइप होता है, इसलिए इसको कौन नीचे से आपको इस तरह का मिलेगा, इसलिए इसको कॉन्सेप्ट बोल देते हैं। अब इसी का मॉडिफाइड वर्जन इस तरह से हमारा चलता आ रहा है हार्ट का पूरा। तो इट इज रफली कॉन्सेप्ट होलो मस्कुलर, इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इट इज अबाउट द साइज ऑफ ऑनर फिश, यानी कि जो ऑनर की फिस्ट है, मान लो ये मेरी है, तो मेरा जो हार्ट है वो लगभग मेरा इसी के बराबर होगा, इतना ही शेप का होगा करीब। तो ये हमारा होता है कि जो भी ऑनर है उसके फिस्ट के बराबर, अगर बच्चा है तो उसका छोटा है तो उसका दिल भी इतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह ऑनर फिस्ट के बराबर ये लगभग होता है। अब इट पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी बाई सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सप्लाई ऑक्सीजन टू द टिश्यू। तो ये हमारा जो ब्लड जो हार्ट है वो हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है, और इसी की तरफ वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है हमारे डिफरेंट टिश्यू के पास में। अब इसके फंक्शन के और बारे में बात करें, हार्ट जनरेट ब्लड प्रेशर को जनरेट करता है, ब्लड सप्लाई को रेगुलेट कर रहा है, और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है। अब 57 क्वेश्चन आता है डिफाइन ईसीजी। तो ये ईसीजी वाला जो क्वेश्चन है ये भी हमारा बहुत बार एग्जाम वगैरह में आता था, 2 मार्क्स में 5, 7 में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो एक क्वेश्चन तो मैंने पूछा भी था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी की फुल फॉर्म हमारी होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लिख रहे थे, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमारा वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम इसको चेक करते हैं, और वो ये पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो ये तीनों वर्ड आप समझ गए होंगे, तीनों में हमारा ईसीजी से बन जाता है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ अवर हार्ट ऑन अ ग्राफ पेपर। यानी कि ये हमारा क्या होता है, जो हमारा हार्ट है उसकी जो एक्टिविटीज है उनको एक ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करके हमको बताता है कि हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, प्रोसेस हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है। और ये हमारे एक जनरल है कि इस तरह का हमारा जो ईसीजी बन के आता है। ये सारी चीज़ें आप लिख के आ जाओगे ना 2 नंबर में, ये जरूर बना के आना, ये बहुत जरूरी है। PQRST होते हैं, ये हमारी एक लेयर होती है, ये होती है सॉरी, और ये वेव होती है। तो इनके बारे में आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ईसीजी। उसके बाद यहाँ पर आता है डिफाइन कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। यानी कि जो हमारा वेंट्रिकल है वो हमारे 1 मिनट में कितने ब्लड को पंप कर रहा है, यही हमारा कार्डियक आउटपुट कहलाता है। अब कार्डियक आउटपुट वेरी वाइडली विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ बॉडी की एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा हमारा मतलब चेंज हो सकता है। अब ये 2 फॉर्म में होता है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम के फॉर्म में, एक हमारा माइन्यूट वॉल्यूम के फॉर्म में। इसका फॉर्मूला ये हमारा होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हार्ट रेट, और ये क्यू हमारा कार्डियक आउटपुट है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको समझने के लिए यहाँ समझो, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा होता है कि लंग्स से सबसे पहले क्या होता है, हमारा ब्लड मान लो लंग्स में पहुंचे, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है। अब लंग्स से हमने सांस खींची, हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा क्या ब्लड मतलब लंग्स में पहुंच गया, और लंग्स में हमारा ऑक्सीजन जो हमने सांस ली मतलब अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वो हमारे लंग्स में पहुंच गया, वहाँ हमको ऑक्सीजन मिल गई। वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल गई, और वो ब्लड हमारा लंग से कहाँ है, हार्ट के अंदर पहुँच जाता है। यहाँ पहुँचता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे आर्ट्रियम होता है। आर्ट्रियम से हमारे वेंट्रिकल में पहुँचता है, यहाँ पे हमारा जो हार्ट है वो इस वाले को पंप करेगा। तो यहीं पर वो 1 मिनट के अंदर कितने ब्लड को पंप कर रहा है, ये वाला वेंट्रिकल, इसी चीज को हम जो है कार्डियक आउटपुट बोलते हैं।
अब इसको पूरा समझ लो कि यहाँ पे कितना कर रहा है वो कार्डियक आउटपुट होता है। अब यही हमारा क्या करेगा, पूरी की पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को पहुंचाएगा ऑक्सीजनेटेड वाला, और जब बॉडी में क्या होगा, वो जो ब्लड है हमारा वो ऑक्सीजन को डिलीवर कर देगा, छोड़ देगा। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि CO2 को वापस लेके आएगा सेल से, वो CO2 वाला ब्लड हमारा दोबारा आएगा यहाँ पे हार्ट में, इधर जाएगा, इधर जाने के बाद यहाँ से इधर जाएगा, और इधर जाने के बाद वो हमारा जो है वो वापस कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स में फिर से वो ऑक्सीजन को ले लेगा, CO2 को हमारी बॉडी बाहर छोड़ देगी, और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारा फिर से यहाँ जाएगा। तो इस तरह हमारी पूरी साइकिल चलती रहती है। इसी को हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो आई होप आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं, बट इतने क्वेश्चन ये आप कर लोगे, ये भी आपके लिए मोर देन इनफ है। और आई होप आपको पांचों यूनिट का जो है एक तरह से ओवरव्यू मिल गया होगा, समझ आ गया होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जान निकल चुकी है, लगातार 1-1.5 घंटे से बोलते बोलते गला भी फट गया, खराब हो गया, सब कुछ हो चुका है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे आपसे वो कमेंट्स करके जरूर बताना। सबसे पहले मैंने पूछा था HAP की फुल फॉर्म क्या, वो आपको कमेंट्स करके बतानी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो कैसी लगी हमने बता दो। बाकी मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम अच्छे से फोड़ के आना, एग्जाम से पहले अपने पेरेंट्स को याद कर लेना, और बस यही सारी कहानी है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।